अथर्व धनुषी को सीधा उसके कमरे में लेकर चला गया। धनुषी की नज़र जैसे ही उसके कमरे में गई वो खुशी से उछलने लगी। वाह, इतने सारे टेडी बेयर! कमरे के चारों तरफ बहुत सारे छोटे बड़े प्यारे प्यारे टेडी बेयर्स थे। हाँ, अब जाओ, जाकर चेंज कर लो और डिनर करने नीचे आओ, ये बोल अथर्व वहां से चला गया। धनुषी कमरे के चारों तरफ घूमने लगी और टेडी बेयर को छूते हुए बोली, तुम सब बहुत ही क्यूट हो, बिल्कुल मेरी तरह। चलो चलो, मैं तुम लोगों का अच्छा सा नाम रख देती हूँ। तुम्हें पता है, जब मेरा नाम मुझे नहीं पता था तो मुझे कितना बुरा लगता था। मैं तुम लोगों की फीलिंग्स समझती हूँ, और वैसे भी मैं डेविल थोड़ी ना हूँ। मैं तुम लोगों को बहुत अच्छे से संभाल कर रखूंगी। हम तो क्या नाम रखा जाए, ये बोल धनुषी अपने सिर में टैप करने लगी। हाँ, तुम्हारा नाम ओलिवर होगा, मैं तुम्हें प्यार से ओली कहूंगी, ठीक है। फिर वो ऐसे ही सबसे बकबक करने लगी। वही अथर्व 20 मिनट से डाइनिंग टेबल में उसका इंतजार कर रहा था। ये लड़की अब कहाँ रह गई, कभी मेरी बात नहीं सुनती, ये बोल वो उठ खड़ा हुआ और उसके कमरे की तरफ बढ़ गया। वो जैसे ही उसके कमरे में पहुंचा, अथर्व अंदर का नज़ारा देख हैरान हो गया। धनुषी अपने हाइट के टेडी को लेकर डांस कर रही थी। उसने अपने एक हाथ से टेडी को होल्ड किया हुआ था और दूसरे हाथ से उसके हाथ को पकड़े डांस कर रही थी और गुनगुना भी रही था। ला 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 ला। अथर्व गुस्से से उस टेडी बेयर को घूरने लगा। अचानक उसके मन में उस बेचारे टेडी के प्रति गुस्से के भाव आ गए। वो गुस्से से धनुषी के पास आया और उसके हाथ से वो टेडी छीनकर फेंक दिया। किसकी इतनी हिम्मत हुई मेरे ओली को फेंकने की, मैं उसका कचुम्बर बना दूंगी, ये बोल वो गुस्से से दंदनाते हुए पीछे पलटी तो अथर्व को अपने सामने देखकर हैरान रह गई। तुम यहाँ क्या कर रहे हो और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसे फेंकने की? धनुषी ने उसके करीब जाते हुए उसकी आंखों को घूरते हुए कहा। अथर्व भी उसे ही अपने आंखों से घूरने लगा, पर यहाँ तो उल्टा ही हो गया। वो धीरे धीरे अथर्व की आंखों में खोने लगी, पर जल्द ही उसने अपना सिर झटकते हुए कहा, तुम अपनी ये ब्लू आइज से मुझे हिप्नोटाइज करना बंद करो। अथर्व ने कुछ नहीं कहा और उसको अपने करीब करते हुए कहा, मैं तुम्हारा 20 मिनट से डाइनिंग टेबल में इंतजार कर रहा हूँ और तुम यहाँ इस 2 कौड़ी के भालू के साथ डांस कर रही हो। ओए, वो 2 कौड़ी का नहीं, पूरे 6000 का है, क्या तुम भूल गए? और वो भालू नहीं, उसका नाम ओलिवर है, तुम उसे ओली कह सकते हो। धनुषी ने अपना हाथ बांधते हुए कहा। उसकी बात सुन अथर्व मुस्कुराते हुए बोला, ओ ओलिवर काफ़ी अच्छा नाम है। क्या सच में? क्या तुम्हें पसंद आया? धनुषी ने खुशी से चहकते हुए कहा और उसके सीने में अपना सिर छुपा लिया। हाँ, वाकई तुम्हें मानना पड़ेगा, काफ़ी अच्छा नाम है, अथर्व ने उसे गले लगाते हुए कहा। तो ठीक है, मैं भी तुम्हारा एक नाम रख दूंगी। अथर्व अच्छा नहीं है, धनुषी ने कुछ सोचते हुए कहा। वही उसकी बात सुन अथर्व की भौहें तन गई। नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है, अथर्व नाम ही ठीक है, अब चलो डिनर करते हैं, ये बोल वो उसे अपनी गोद में उठाकर डाइनिंग टेबल के पास ले गया और एक चेयर में बैठा दिया। मेड ने दोनों को खाना सर्व किया तो दोनों अपना अपना डिनर करने लगे। थोड़ी देर बाद धनुषी ने चेयर से उठते हुए कहा, मेरा हो गया, मैं अपने कमरे में जा रही हूँ। आयुषो, क्या तुम अकेले सो जाओगी? अथर्व ने उसे देखते हुए पूछा। अरे हाँ हाँ, अब तो मेरे पास ओली भी है, तुम टेंशन मत लो, जाओ अपने कमरे में सो जाओ। धनुषी इतनी भी कमजोर नहीं है, ये बोल वो चली गई और अथर्व उसे अपने तीखी नज़रों से घूरने लगा। ओली मन तो कर रहा है अब उसे उठाकर फेंक दूँ, उसने मेरी धनुषी को मुझसे दूर कर दिया, ये बोल वो चिढ़ते हुए अपने कमरे में चला गया। बेचारे ने सोचा था कि आज वो उसके साथ सोएगा, पर इस ओली उर्फ ओलिवर ने सब सत्यानाश कर दिया, पर वो कुछ नहीं कर सकता था। वो भी अपने बेड पर सो गया। अगली सुबह 5 बजे उसकी आंखें खुली तो उसे ऐसा लगा कि कोई उसके ऊपर सो रहा है। उसने धीरे से अपनी आंखें खोलकर देखा तो वो हैरान हो गया, क्योंकि धनुषी उसके ऊपर पूरा पसर कर सो रही थी। ये लड़की यहाँ क्या कर रही है? ये तो अपने ओलिवर के साथ सोने वाली थी ना? अथर्व ने खुद से बड़बड़ाया, पर उसकी आवाज़ सुन धनुषी कसमसाने लगी और वैसे ही कसमसाते हुए बोली, सो जाओ डेविल, वैसे भी मुझे तुम्हारे बिना नींद नहीं आ रही थी इसलिए आ गई। फिर वो वैसे ही अपना सिर उसके सीने में छुपाकर सो गई। उसकी बात सुनकर अथर्व के चेहरे पर एक गहरी मुस्कान तैर गई। वो धीरे धीरे उसके बालों को सहलाने, हाँ हाँ ऐसे ही करते रहो, बहुत मजा आ रहा है, धनुषी ने वैसे ही सोए हुए कहा। उसकी बात सुन अथर्व ने अपना सिर हिला दिया, ये लड़की कभी नहीं सुधर सकती। फिर उसने कुछ सोचकर अपने मन में कहा, थैंक यू मेरी लाइफ में आने के लिए, अब मैं तुम्हें कभी खुद से दूर नहीं जाने दूंगा, तुम चाहोगी तब भी नहीं। ये बोल उसके चेहरे पर डेविल स्माइल आ गई। अथर्व अभी बही धनुषी के बाल सहला रहा था कि उसे धनुषी की बात याद आ गई। उसने खुद से कहा, अब वक्त आ गया है, धनुषी उठो, गेट अप। अथर्व ने उसे हिलाते हुए कहा, नहीं मुझे अभी और सोना है, ये बोल वो वापस सो गई। अथर्व ने अपना सिर लाचारी से हिला दिया और उसे एक लास्ट वार्निंग देते हुए बोला, मैं तुमसे आखिरी बार कह रहा हूं, अगर अभी तुम नहीं उठी तो जो अभी होगा उसकी जिम्मेदार सिर्फ तुम होंगी। उसकी बात सुन भी धनुषी ने जब कुछ नहीं कहा तो अथर्व ने कहा, नाउ सी। फिर उसने झट से धनुषी को पलटकर अपने नीचे कर लिया, पर वो अभी भी घोड़े बेचकर ही सो रही थी। धनुषी की आंखें अचानक अथर्व के इस हरकत से खुल गई। उसने अथर्व को अपने ऊपर से उठाते हुए कहा, उठो, मेरे ऊपर से क्या कर रहे हो तुम? क्यों, मैंने तो तुम्हें पहले ही वार्न किया था, अब क्या हुआ?
इस लड़की की स्मेल सच में काफ़ी मदहोश कर देने वाली है। अच्छा अच्छा, मैं उठ रही हूँ, पहले तुम मेरे ऊपर से तो उठो, धनुषी ने उसके चेहरे को अपनी गर्दन से निकालते हुए कहा तो अथर्व ने उसके गर्दन पर हल्का किसकर उसे छोड़ दिया। धनुषी उसकी हरकत से सिहर उठी और उसे घूरते हुए बोली, तुमने मुझे किस किया? रुको, अभी तुम्हें बताती हूँ। जब कोई किस करता है तो कैसा लगता है, धनुषी ने कहा और जल्दी से उसके होठों पर अपने होंठ रखकर उसे किस करने लगी। अथर्व उसकी इस हरकत से हैरान रह गया। बेवकूफ़ लड़की, अथर्व ने मन ही मन कहा और मुस्कुरा उठा। वो उसे जैसे ही किस बैक करने वाला था, धनुषी झट से उससे दूर हो गई और हाफते हुए बोली, कैसा लगा? अगली बार ऐसा किया ना तो ये तो एक छोटी सी किस थी, अगली बार पूरे 1 घंटे तक करूंगी, तुम्हें सबक सिखाना मुझे अच्छे से आता है, डेवल प्रेसिडेंट, धनुषी ने मुंह फेरते हुए कहा। अथर्व खड़ा हुआ तो धनुषी भी बेड से खड़ी होकर अपने कमरे में जाने लगी, पर वो एक कदम और आगे भी बढ़ा पाती। अथर्व ने उसके हाथ को पकड़ अपने करीब खींच लिया और उसकी कमर को कस के पकड़ अपने सिर को उसके सिर से लगा दिया। धनुषी ने भी अनजाने में अपनी बाहें अथर्व के गर्दन में लपेट लिया। धनुषी को पता नहीं क्यों पर अथर्व के साथ उसे बहुत सुकून मिल रहा था। उसे अथर्व में अपनी सारी दुनिया, अपने सारे सपने दिखने लगे थे। अब अथर्व ही धनुषी का सब कुछ था। वही अथर्व का भी हाल कुछ ऐसा ही था। उसने धीरे से उसके कमर को अपने से और सटा लिया। धनुषी अपने पैरों के उंगलियों पर ही खड़ी थी और अथर्व से पूरी तरह चिपकी हुई थी। अथर्व ने उसे कमर से कसकर पकड़कर हल्का उठा रखा था, जिससे उसके पैरों में कोई पेन नहीं हो रहा था। धनुषी, तुम मुझे कभी छोड़कर तो नहीं जाओगी ना? चाहे कोई तुम्हें कुछ भी बोले, कुछ भी करे, पर तुम्हारे दिमाग में मुझे छोड़कर जाने का ख्याल नहीं आना चाहिए, नहीं तो तुम्हें असली अथर्व रस्तोगी का सामना करना पड़ेगा, जो दुनिया के लिए किसी डेविल से कम नहीं है। इसलिए कभी भी तुम मुझे उस रूप में आने पर मजबूर मत करना, तुम इसे कभी बर्दाश्त नहीं कर पाओगी। अभी जो अथर्व रस्तोगी तुम्हारे सामने खड़ा है वो अथर्व रस्तोगी है ही नहीं, ये तो बस तुम्हारे लिए है, स्वीट हार्ट। अथर्व ने ये अब इतने सर्द आवाज में कहा कि बेचारी धनुषी कांप गई। उसे कमरे का तापमान गिरता हुआ महसूस हो रहा था। धनुषी अथर्व के नीली आंखों में देख रही थी। वो इस वक्त थोड़ी लाल थी। धनुषी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये सब अथर्व क्या बोल रहा है। धनुषी ने कुछ नहीं कहा और अथर्व को अचानक धक्का देकर अपने कमरे में भाग गई। अथर्व बस 2 कदम पीछे हट गए। अभी भी वो लगातार धनुषी को ही देख रहा था, जो अब जा चुकी थी। आई होप यू विल नेवर चीट ऑन मी, अथर्व ने खुद से कहा और वहां से सीधा वॉशरूम चला गया। धनुषी जब फ्रेश होकर नीचे आई तो सारी मेड उसे देखने लगी। कुछ तो उसके आने से खुश थी, पर कुछ अपना नाक मुंह सिकोड़ रही थी। अरे ये लड़की फिर यहाँ क्या कर रही है? ये तो चली गई थी ना, एक मेड ने कहा। ये कोई और नहीं बल्कि शिला ही थी, जो पहले भी उसके बारे में बुरा भला बोल चुकी थी। पता नहीं, दूसरी मेड ने अपने कंधे को उचकाते हुए कहा। अरे तुम्हें पता नहीं है, इनकी जैसी लड़कियां बस रात में किसी खिलौने जैसी इस्तेमाल की जाती है। ये सब एक नंबर की बाजारू लड़कियां होती है, जो यहाँ नहीं कोठे में शोभा देती है। अचानक कोठा और बाजारू शब्द सुन धनुषी का सिर घूमने लगा। उसके कान में किसी औरत के चिल्लाने की आवाज आ रही थी। अरे तुम जैसी लड़कियां बाजारू होती है। तुमने सही कहा, ये बस प्रेसिडेंट के लिए एक खिलौना है। जब मन भर जाएगा तो प्रेसिडेंट खुद इसे धक्के मारकर इस घर से निकाल देंगे। अचानक पूरी मैंशन में किसी की खतरनाक आवाज गूंज उठी। व्हाट द हेल इज गोइंग ऑन हियर? ये आवाज सुनकर सबके चेहरे पर ठंडे पसीने की बूंदें आ गई। सबने पलट कर देखा तो अथर्व ब्लैक टैक्सीडो पहन स्टेयर्स पर खड़ा था। उसके दोनों हाथ इस वक्त उसके पंथ की जेब में थे। उसकी नीली आंखें गुस्से से लाल हो रही थी। ऐसा लग रहा था उसके आंखों से आग के गोले बरस रहे हो। धनुषी अपनी आंसू भरी आंखों से उसे देख रही थी। उसकी खूबसूरत आंखें इस वक्त नम थी। वो भागकर अथर्व के गले लग गई और सीने में छुप गई। अथर्व ने उसे अपने एक हाथ से टाइटली होल्ड कर लिया और सारी मेड को अपनी जलती आंखों से घूरने लगा। तभी अचानक धम की आवाज के साथ शिला जमीन पर पड़ी थी। उसका एक हाथ उसके गाल पर था। शिला जमीन पर पड़ी अपने हाथों को अपने गाल में रखे दर्द से कराह रही थी। उसने जब अपनी आंखें उठाकर देखा तो सामने एक दूसरी मेड खड़ी थी। अथर्व ने एरोगेंटली कहा, अथर्व रस्तोगी लड़कियों पर हाथ नहीं उठाता, पर उठवा जरूर सकता है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी धनुषी को ये सब बोलने की? लगता है तुम अब काम करके बोर हो चुकी हो। धनुषी वही खड़ी शिला को देख रही थी। अथर्व ने धनुषी को अपनी तरफ किया और उसकी आंखों में देखते हुए कहा, स्लैप हर व्हाट? मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ? धनुषी ने मासूमियत से कहा। तुम कर सकती हो और तुम करोगी भी। तुम्हें खुद के लिए स्टैंड लेना ही होगा, सो स्लैप हर। धनुषी के अंदर अचानक से गुस्सा भर गया। उसकी आंखों के सामने वो मंजर घूमने लगा जब शिला और उसकी दोस्त ने उसकी इंसल्ट की थी। उसने शिला को बाल से पकड़ उठाया और एक झापड़ उसके गाल पर रसीद दिया, जिससे शिला का सिर एक तरफ झुक गया और उसकी आंखें आंसुओं से भर गई। फिर धनुषी ने उसके दोस्त को एक थप्पड़ लगा दिया तो वो दर्द से बिलबिला उठी। अब कहीं जाकर धनुषी के दिल को ठंडक मिल रही थी। अथर्व ने मुस्कुरा दिया और उसे अपने पास खींचकर उसके होठों को अपने होठों से छू लिया। धनुषी ने अथर्व से लिपटते हुए कहा, प्रेसिडेंट, क्या मैं एक बार और थप्पड़ मार सकती हूँ? मुझे बहुत मजा आ रहा है। एक्चुअली मैंने कभी किसी को मारा नहीं है ना, तो बस एक थप्पड़ मारकर मेरा मन नहीं भरा और मेरे हाथों में तो वैसे भी बहुत खुजली हो रही है। तुम तो नहीं चाहते ना कि मेरे हाथों में खुजली हो, तो बस एक बार मारने दो।
अथर्व उसे हैरानी से देखने लगा। धनुषी ने पहले ही अपने कॉलेज में एक से बढ़कर एक कांड करके रखे हैं और ये लड़की बोल रही है कि इसने आज तक किसी को मारा नहीं। सीरियसली? वो कुछ सोचता कि उसे एक चटाक की आवाज़ आई। उसने जल्दी से पलट कर देखा तो शिला जमीन में बेहोश पड़ी है। धनुषी ने अपना हाथ झाड़ा और शिला की सहेली को देखते हुए कहा, तुमने मेरी कम इंसल्ट की थी, इसलिए तुम्हें ज़्यादा थप्पड़ नहीं पड़ा, तुम रिलैक्स रहो। ये लड़की सच में काफ़ी शैतान है, अथर्व ने खुद से कहा और उसे अपनी गोद में उठा लिया। अच्छा अब चलो ब्रेकफास्ट करते हैं। फिर अथर्व ने अपने बॉडीगार्ड को घूरते हुए कहा, थ्रो दिस गार्बेज आउट ऑफ द हाउस एंड ऑल्सो बरी इट इन द सॉइल। धनुषी ने बीच में टपकते हुए कहा। उसकी बात सुन अथर्व ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, ये लड़की कभी नहीं सुधरने वाली। वही शिला जिसे हल्का हल्का होश आ गया था, उसने जब धनुषी की बातें सुनी तो गिड़गिड़ाते हुए बोली, नो मैम प्लीज़ मुझे मिट्टी में मत दफनाइए। अरे पर कचरे को तो मिट्टी में ही डंप करना चाहिए। धनुषी ने अथर्व को देखते हुए कहा, जैसे पूछ रही हो, सही कहा ना? अथर्व ने कुछ नहीं कहा और बॉडीगार्ड को गुस्से से घूरा तो वो तुरंत शिला को उठाकर बाहर ले जाने लगे। अथर्व ने धनुषी को सोफे पर बैठा दिया और खुद उसके बगल में बैठ गया। तभी अचानक रॉबन अपने हाथों में कुछ फाइल्स लेकर अथर्व के पास आया। अरे तुम तो रिबन हो ना? धनुषी ने उसकी तरफ अपने उंगली से इशारा करते हुए कहा। नो मैम मैं रिबन नहीं रॉबन हूँ, रॉबन ने उसे समझाते हुए कहा। तो धनुषी ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, रिबन और रॉबन में फ़र्क ही क्या है? बसों के जगह आई लगा दो और आई के जगह ओ। चलो छोड़ो ये बोल धनुषी खड़ी हो गई और अथर्व के गोद में जाकर बैठ गई। उसकी ये हरकत देखकर रॉबन को खांसी आ गई। वही अथर्व ने मुस्कुराते हुए धनुषी के कमर को टाइटली होल्ड कर लिया और उसके सिर को अपने सीने में कंफर्टेबली रख दिया। धनुषी उससे चिपक कर बैठ गई और अपना सिर ऊपर कर उसके फेस पर अपनी उंगलियां चलाते हुए बोली, तुम बहुत 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 ज़्यादा ओवर हैंडसम हो। तुम कौन सी क्रीम यूज़ करते हो? अथर्व अब उसकी हरकत से पागल हो रहा था। वो धीरे धीरे अपने आपे से बाहर हो रहा था। वही अथर्व ने रॉबन को अपनी ठंडी नज़रों से घूरा, जो कब से धनुषी को देखकर जोकरों की तरह मुस्कुरा रहा था। रॉबन ने जब अपने ऊपर अथर्व की तपिश महसूस की तो वो पसीने से लथपथ हो गया और वहां से 9-2-11 हो गया। अथर्व ने अपना सिर झुकाकर धनुषी को घूरा, जो अभी भी अपने सॉफ्ट फिंगर्स से यूज सॉफ्टली टच कर रही थी। अथर्व ने उसे घूरते हुए कहा, अपनी ऐसी हरकतें करना बंद कर दो वरना बहुत पछताओगी तुम। पर धनुषी कहा किसी की सुनने वाली थी, वो वैसे ही अपनी हरकतें कंटिन्यू करते रही। अथर्व ने एक गहरी सांस ली और उसका हाथ अपने फेस से हटा दिया, पर धनुषी को उसका ऐसा करना जरा भी पसंद नहीं आया, बल्कि उसका गुस्सा तो और बढ़ गया। उसने अपनी तीखी नज़रों से अथर्व को घूरा और फिर से अपनी उंगलियां उसके चेहरे और गर्दन पर चलाने लगी। उफ, ये लड़की सच में मुझे एक दिन पागल कर देगी। इसकी हरकतें बिल्कुल बच्चों जैसी है। अरे कोई तो इसे समझाओ, आई लूज माई कंट्रोल। लुक ऐसा मत करो, अथर्व ने उसे समझाते हुए कहा। क्यों, मैं तो करूंगी, धनुषी ने बच्चों जैसी जिद करते हुए कहा। ठीक है करो, पर अब जो होगा उसके बाद तुम उसकी जिम्मेदार होंगी। ये बोल अथर्व ने भी धनुषी के टॉप के अंदर हाथ डालकर उसे टच करने लगा। प्लीज़ छोड़ दो, मैं अब ऐसा नहीं करूंगी, मुझे गुदगुदी हो रही है, धनुषी ने हंसते हुए कहा। पर अब अथर्व कहा किसी की सुनने वाला था। उसने धनुषी को सोफे पर लेटा दिया और खुद उसके ऊपर आकर पहले उसके माथे को, फिर आंखों को, फिर गालों को, फिर होठों पर लगातार चूमने लगा। धनुषी तो आंखें फाड़े उसे ही देखे जा रही थी। अथर्व और धनुषी डाइनिंग टेबल पर ब्रेकफास्ट कर रहे थे। आज भी धनुषी अथर्व के ऊपर बैठकर उसके हाथों से खा रही थी। अथर्व किसी प्रिंस की तरह ब्रेकफास्ट कर रहा था। तभी धनुषी ने कहा, आज मैं कॉलेज जा रही हूँ। ठीक है तुम जा सकती हो, अथर्व ने बिना कोई भाव के कहा। धनुषी उसकी बात सुनकर उसके ऊपर से उठने लगी तो अथर्व ने उसकी कमर को पकड़ वापस अपने गोद में बैठा लिया और कहा, पहले ब्रेकफास्ट करो। धनुषी ने मुंह बना लिया तो अथर्व ने उसके गालों में पिंच करते हुए कहा, अपनी क्यूटनेस मुझ पर मत आजमाना। धनुषी ने कुछ नहीं कहा और थोड़ी देर बाद ब्रेकफास्ट करके उठ गई और अपने रूम से अपना बैग लेने चली गई। अथर्व ने किसी को फ़ोन किया और कहा वो आ रही है, उस पर नज़र रखना, उसे कुछ नहीं होना चाहिए और उसके सामने बिल्कुल मत आना। ऑक प्रेसिडेंट, उधर से आवाज़ आई तो अथर्व ने कॉल कट कर दिया। तभी धनुषी आई और उसका हाथ पकड़ते हुए बोली, चलो जल्दी, मुझे अन्नू और करण से भी मिलना है। उसकी बात सुन अथर्व के कदम रुक गए और वो उसे घूरने लगा और उसके कान के पास जाकर बोला, तुम करण से नहीं मिल सकती। धनुषी उसकी आवाज़ सुन डर गई और आगे कुछ नहीं बोला। वो दोनों कार में बैठ गए। रॉबन भी आगे पैसेंजर सीट पर बैठा था और ड्राइवर ड्राइविंग सीट पर। धनुषी ने जब अथर्व की फरारी देखी तो उसकी आंखें चौड़ी हो गई। वो अपनी बड़ी बड़ी पलकों को झपकाते हुए बोली, तुम क्या ट्रिलियनर हो? नो मैम, प्रेसिडेंट तो जिलियनर है। अथर्व के कहने से पहले रॉबन ने कहा, व्हाट, ये जिलियनर क्या होता है? मैंने तो पहली बार सुना है। धनुषी ने अपना सिर आगे की तरफ झुकाते हुए कहा तो अथर्व ने जल्दी से उसे अपने बाहों में कस लिया। ये पागल लड़की कभी नहीं सुधरेगी, अथर्व ने खुद से कहा और धनुषी को और जकड़ लिया।
पर धनुषी ने अथर्व की ये हरकत को नज़रअंदाज कर दिया क्योंकि वो खुद भी उससे चिपकते रहती थी। रिबन जिलियन क्या होता है? धनुषी ने उससे जल्दी से पूछा। मैम मेरा नाम रिबन नहीं रॉबन है, और जिलियन ऐसे पर्सन को कहते हैं जो एक्सट्रीमली रिच होता है, जिसके पास इतना पैसा होता है कि वो ख़त्म ही ना हो। उसका मैनहट्टन में पेंट हाउस होता है जो नॉर्थ अमेरिका में है, उसके पास एक प्राइवेट जेट होता है, पर प्रेसिडेंट के पास एक नहीं बहुत सारे हैं, और उसका कैलिफोर्निया में एक $10 मिलियन का घर भी होता है। अगर एक व्यक्ति के पास ये सब कुछ हो तो वो जिलियन होता है। धनुषी ने पाउट करते हुए कहा और अथर्व की तरफ देखते हुए बोली, तो तुम्हारे पास ये सब कुछ है? जो रिबन ने कहा। उसकी बात सुन अथर्व ने कुछ नहीं कहा और उसके होठों को अपने होठों से छू लिया। वाह, तुम्हारे पास इतने पैसे हैं तो कुछ मुझ जैसी गरीब को भी दे दो। क्या बताओ मैं तुम्हें, मेरे पास कुरकुरे खाने तक के पैसे नहीं है, धनुषी ने नौटंकी करते हुए कहा और अपने आंखों को अपनी एक उंगली से साफ कर लिया जैसे पता नहीं कितना रोई हो। उसकी हरकत से अथर्व के चेहरे पर छोटी सी मुस्कान तैर गई। ये लड़की सच में अब उसके मुस्कुराने की वजह बन चुकी थी, उसकी जान उसका गुरूर बन चुकी थी। थोड़ी देर में धनुषी का कॉलेज आ गया तो अथर्व ने उसके बालों को चूमते हुए कहा, ख्याल रखना अपना और किसी स्ट्रेंजर से बात भी मत करना। औक, धनुषी ने कहा और उसे एक झप्पी देकर चली गई। अथर्व भी मुस्कुराते हुए उसे देखने लगा और अपने ऑफिस के लिए चला गया। वही सारे स्टूडेंट ने जब धनुषी को फरारी से निकलते हुए देखा तो उनका सिर चकरा गया। सब आपस में फुसफुसाहट करने लगे, पर धनुषी को इन सब से रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ा क्योंकि अथर्व ने उसे पहले ही समझा दिया था कि दूसरों की बातों पर ध्यान मत देना। अब धनुषी के जीवन में एक ही उपदेश था, दुनिया वाले बोलते रहेंगे, हम अपना काम करते रहेंगे। तभी किसी के हिल की खटखट आवाज आने लगी। सबने देखा तो 3 तिगाड़ा आ रही थी, मतलब टीना, रिया और टिया। धनुषी उसे इग्नोर कर अंदर चली गई। जब रिया ने ये बात नोटिस की तो टीना के कान भरते हुए बोली, देखा तुमने कैसे वो लड़की हमें इग्नोर करके चली गई? तुम बस देखती जाओ, इसको मैंने अपने सामने नाक ना रगड़वाया तो मेरा नाम वही टीना नहीं। सही कहा तुमने, बहुत पर निकल आए हैं, इसके पर जल्द ही हम काट देंगे, टिया ने कहा तो तीनों के चेहरे पर एक डेविल स्माइल आ गई। वही धनुषी जब अंदर गई तो अन्नू वही बेंच पर बैठी हुई थी। धनुषी भागते हुए उसके पास आई और उसके बगल में बैठ गई। हेलो अन्नू। अरे धनुषी तुम कैसी हो? अन्नू ने मुस्कुराते हुए कहा। मैं तो बहुत खुश हूँ, धनुषी ने कहा तो अन्नू के चेहरे पर एक फीकी मुस्कान आ गई। उसे अपने भाई के लिए बुरा लग रहा था पर वो कुछ नहीं कर सकती थी। अच्छा करण कहाँ है? धनुषी ने उसे ख्वाबों की दुनिया से बाहर लाते हुए कहा। वो भाई कुछ दिनों के लिए कनाडा गए हैं बिजनेस के सिलसिले से, अन्नू ने कहा। ओह अच्छा, धनुषी ने कहा कि तभी प्रोफेसर आ गए और पढ़ाने लगे। लगातार 4 लेक्चर के बाद कॉलेज ओवर हो गया। धनुषी और अन्नू बाहर आ गए तो धनुषी को ऐसा लगा कि कोई उसका पीछा कर रहा है। उसने पीछे पलट कर देखा तो कोई नहीं था। क्या हुआ? अन्नू ने पूछा। कुछ नहीं, धनुषी ने अपना सिर ना में हिला दिया। तभी धनुषी की नज़र अथर्व के कार पर गई। उसने अन्नू को हग किया और बाय बोलकर चली गई। वो जब अंदर कार में बैठी तो अथर्व अपने फ़ोन में व्यस्त था। धनुषी उसके गले लग गई और बोली, कैसा रहा तुम्हारा दिन? तुम बताओ तुम्हारा कैसा रहा? अथर्व ने उसके गर्दन को सहलाते हुए कहा। मेरा भी अच्छा था, धनुषी ने कहा और विंडो से बाहर देखने लगी। धीरे धीरे उसकी पलकें भारी होने लगी और वो नींद की आगोश में चली गई। वही जब ड्राइवर कार ड्राइव कर रहा था तो रास्ते में बम्पर आ गया जिससे धनुषी सीधा अथर्व के गोद में गिरी। अथर्व तो अचानक इस हादसे से हैरान हो गया, पर जब उसने धनुषी का सिर अपने गोद में देखा तो उसे कंफर्टेबली रख दिया। थोड़ी देर बाद अथर्व की कार मैंशन में पहुंची। अथर्व ने धनुषी को अपनी बाहों में उठाया और उसके कमरे में लेकर चला गया। उसने उसे अच्छे से बेड पर लेटा दिया और ब्लैंकेट डाल दिया। एक नर्म जगह पाकर धनुषी आराम से लेट गई और पास में पड़े ओलिवर को हग कर लिया और एक पैर उसके ऊपर चढ़ा दिया। उसकी इस हरकत से अथर्व के मन में ओलिवर के प्रति घृणा के भाव आ गए। उसने उसे घूरा और वहां से सीधा वॉशरूम चला गया। थोड़ी देर बाद वो शावर लेकर बाहर आ गया। उसने इस वक्त सिर्फ एक ट्राउजर पहन रखा था। उसके 8 पैक्स ABS और उसमें से टपकती पानी की बूंदें काफ़ी अट्रैक्टिव लग रही थी। उसके बालों से भी पानी की बूंदें गिर रही थी। इस समय वो काफ़ी हैंडसम लग रहा था। उसकी नज़र जब बेड पर गई तो वो हैरान हो गया। धनुषी बेड पर आलती पालती मारे उसे ही टुकुर टुकुर देख रही थी। तुम यहाँ क्या कर रही हो? अथर्व ने उसके पास आते हुए कहा तो धनुषी बेड पर खड़ी हो गई और उसके ऊपर कूद गई। अथर्व तो उसकी इस हरकत से हैरान ही हो गया। उसने जब अपनी नज़रें झुकाकर देखी तो धनुषी उससे एक बिल्ली के बच्चे की तरह लिपटी हुई थी। उसके पैर अथर्व के कमर के चारों तरफ लिपटे हुए थे। उसने अपने हाथों को उसके गर्दन में लपेट रखा था। अथर्व ने ऊपर कुछ नहीं पहन रखा था, इसलिए उसे कुछ अलग सी फीलिंग्स आ रही थी, पर उसने धनुषी को अच्छे से अपने बाहों में भर लिया ताकि वो गिर ना जाए। धनुषी ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, मुझे भूख लग रही है। ओ तो बताओ क्या खाएगा मेरा बेबी? अथर्व ने उसके बालों को छूते हुए कहा। अथर्व के इस तरह कहने से धनुषी मुस्कुरा उठी। ओ तो तुम मुझे पैम्पर कर रहे हो? क्यों, क्या तुम नहीं चाहती कि मैं तुम्हें पैम्पर करूं? अथर्व ने उसकी हरी आंखों में देखते हुए पूछा।
नहीं, ऐसी बात नहीं है, पर अगर मैं बिगड़ गई तो? धनुषी ने उसके बालों को सूंघते हुए कहा, क्योंकि इस वक्त अथर्व के बॉडी से बहुत अच्छी स्मेल आ रही थी। तुम तो ऑलरेडी बिगड़ी हुई हो, थोड़ी और बिगड़ जाओगी तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अथर्व ने कहा तो धनुषी ने मुंह फुला लिया। तुम कहना क्या चाहते हो? मैं बिगड़ी हुई हो? देखो तुम ना बातें बहुत बनाते हो, अब जल्दी जल्दी मुझे खाना बनाकर भी खिला दो, वरना मैं भूखे ही मर जाऊंगी। उसके ऐसे कहने से अचानक अथर्व का चेहरा कठोर हो गया। आज बोल दिया, आगे से ऐसा कभी मत बोलना, वरना मैं तुम्हें बहुत बड़ी पनिशमेंट दूंगा, अथर्व ने उसकी आंखों में घूरते हुए सख्ती से कहा। ये लड़की अब उसके जीने की वजह बन चुकी है, उसकी जान बन चुकी है, वो उसके बगैर अपनी लाइफ भी अब इमेजिन नहीं कर सकता था, और ये यहाँ मरने मारने की बात कर रही है। धनुषी उसके नीली आंखों को देखकर डर गई, जो अब हल्की हल्की लाल हो चुकी थी। उसने अपना सिर जल्दी से उसकी गर्दन में घुसा लिया और कैपते हुए नम आंखों से कहा, डर डेविल, तुम मुझे डरा रहे हो? उसके ऐसे बोलने से अचानक अथर्व को एहसास हुआ कि वो धनुषी को डरा रहा है। उसने उसे हक करते हुए कहा, शश शांत हो जाओ, अब मैं तुम्हें नहीं डराऊंगा, डोंट शिवर। उसके ऐसे प्यार से बोलने पर धनुषी ने धीरे से अपना सिर उसके गर्दन से निकाला और धीरे से कहा, आई एम हंग्री। चलो, मेड ने लंच बना लिया है, अथर्व ने उसे वैसे ही अपने गोद में ले जाते हुए कहा। नहीं, मुझे तुम्हारे हाथ का बना हुआ खाना है, धनुषी ने जिद करते हुए कहा। व्हाट? नहीं, मैं नहीं बनाने वाला, अथर्व रस्तोगी किचन में कुकिंग करेगा, आर यू सीरियस? अथर्व ने चौंकते हुए कहा। देखो, आज लंच तुम ही बनाओगे वरना मैं रोने लगूंगी, धनुषी ने मुंह फुलाते हुए कहा। ये लड़की की हिम्मत दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, अब इसने इमोशनल ब्लैकमेल करना भी शुरू कर दिया है। ऑक फाइन, अथर्व ने चिढ़ते हुए कहा और हॉल में जाने लगा। वही उसकी बात सुनकर धनुषी खुश हो गई और उसके गाल पर किश करते हुए कहा, तुम बहुत अच्छे वाले डेविल हो। उसकी बात सुन अथर्व के चेहरे पर छोटी सी मुस्कान तैर गई। वही जब वो हॉल में आया तो सारे सर्वेंट्स धनुषी को अथर्व की गोद में देख हैरान रह गए। सबको ऐसा लग रहा था कि उनको किसी ने 440 वोल्ट का झटका दिया हो। अथर्व ने उन्हें घूर कर देखा तो सबने अपनी नजरें नीचे कर ली। अथर्व धनुषी को सीधा लेकर किचन में आया। किचन में खड़े कुक्स और सर्वेंट्स ने जब अथर्व को वहां देखा तो उनकी आंखें लगभग बाहर आने को हो गई। अथर्व रस्तोगी, वो भी किचन में, इससे बड़ी बात और क्या ही हो सकती थी। उसने तो आज तक कभी किचन में कदम भी नहीं रखा, पर हमारी धनुषी कम थोड़ी है, उसने इस असंभव काम को आखिरकार संभव कर ही दिखाया। तभी धनुषी की नज़र एक मेड पर गई जो अथर्व के शर्टलेस बॉडी को ही निहार रही थी। धनुषी तो वैसे अथर्व के पास ही थी, पर उस मेड का अथर्व को इस तरह देखना गुस्सा दिला रहा था। वो अथर्व से और लिप गई। क्या हुआ? अथर्व ने उसे देखते हुए पूछा। धनुषी ने कुछ नहीं कहा और जल्दी से उसके गोद से उतरकर विंडो के पास चली गई और वहां लगा कर्टन अपने हाथों से खींच डाला। अथर्व और बाकी सब उसे हैरानी से देखने लगे। धनुषी जल्दी भागते हुए अथर्व के पास आई और अथर्व के शरीर को कटरेन से ढकने लगी। ये क्या कर रही हो तुम? अथर्व ने हैरानी से पूछा। धनुषी ने उसे घूरा और अपने दांत पीसते हुए बोली, बहुत बॉडी दिखाने का शौक है तुम्हें, अभी बताओ तुम्हें। फिर उसने जल्दी से स्लैब में पड़ा एक नाइफ उठा लिया और उस मेड को दिखाते हुए बोली, अगर मेरे डेविल को ऐसे देखा ना तो इससे तुम्हारी आंखें निकाल कर गिद्ध को खिला दूंगी, जाओ निकलो यहाँ से। धनुषी ने इतनी जोर से चिल्लाया कि वो मेड वहां से दुम दबाकर भाग गई। उसने अथर्व की तरफ पलट कर देखा तो अथर्व ने वो कर्टन्स वापस जमीन पर गिरा दिए थे। तुमने फिर इसे गिराया? धनुषी दंदनाते हुए उसके पास आई। अथर्व ने सबको एक नज़र देखा तो सब सिर झुकाकर बाहर आ गए। अथर्व ने धनुषी के करीब जाते हुए पूछा, क्या हुआ, तुम इतना गुस्सा क्यों हो रही हो? तुमने देखा नहीं वो तुम्हें किस तरह देख रही थी? मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, धनुषी ने उसको देखते हुए मासूम सी शकल बनाते हुए कहा। उसकी हरकत पर अथर्व को बहुत प्यार आ रहा था। तो तुम जेलस हो रही हो? उसने प्यार से उसके लट को कान के पीछे करते हुए कहा। नहीं, मैं जेलस नहीं हो रही, मुझे बस गुस्सा आ रहा है। तुम ही सोचो, अगर तुम्हारी जगह मैं होती और सब मुझे ऐसे देखते तो क्या होता, धनुषी ने अपना हाथ बांधते हुए कहा। उसकी बात सुनकर अथर्व का चेहरा डार्क हो गया। उसकी गर्दन और हाथ की नसें तन गई। वो ऐसा कभी सपने में भी नहीं सोच सकता। अगर ऐसा हुआ तो वो इस दुनिया को तबाह कर डालेगा। धनुषी सिर्फ उसकी है, उसे कोई उस तरह नहीं देख सकता सिवाय उसके। अथर्व ने एक झटके में धनुषी के कमर को पकड़ अपने से सटा लिया, जिससे उसके दोनों हाथ उसके चेस्ट पर आ गए। अगर अभी भी किसी को माई साइको किंग नहीं मिल रहा तो मेरे लाइब्रेरी में मिल जाएगी। अथर्व ने उसे देखा और घूरते हुए कहा, आज के बाद ऐसा मत बोलना, आई कांट टॉलरेट दिस। फिर अथर्व ने धनुषी को उठाकर काउंटर पर बिठाया और उसे देखते हुए पूछा, तो बताओ क्या खाओगी तुम, अनमम कचौरिया? धनुषी ने एक्साइटेड होते हुए कहा। नहीं, मुझे वो बनाने नहीं आता, कुछ और बोलो, अथर्व ने कहा। ओह, तो फिर पनीर चिल्ली? नहीं, मुझे वो भी नहीं आता, अथर्व ने अपना सिर हिलाते हुए कहा। तो फिर बिरयानी या फिर पुलाव? धनुषी ने मासूमियत से कहा। हो नहीं, वो भी नहीं, अथर्व ने हाथ बांधते हुए कहा। अरे तुम्हें ये नहीं आता, वो भी नहीं आता, तो फिर तुम ही बता दो कि तुम्हें क्या आता है। धनुषी ने चिढ़ते हुए कहा, हाँ, मैं तुम्हें वेजिटेबल सूप बनाकर पिला सकता हूँ।
व्हाट वेजिटेबल सूप? अगर तुम्हें सिर्फ यही बनाने आता है तो फिर मुझसे पूछा क्यों? बताओ आज तुम क्या खाओगी? धनुषी ने उसकी नकल उतारते हुए कहा, देखो वेजिटेबल सूप हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है, तुम आज यही खाओगी? अथर्व ने उसे समझाते हुए कहा। तो धनुषी झट से नीचे उतर गई और उसे आंखें दिखाते हुए बोली, एक काम करो, तुम यहाँ बैठो, मैं कुछ बनाती हूँ। ओह रियली, क्या तुम्हें कुकिंग करनी आती है? अथर्व ने हैरानी से पूछा। हाँ धनुषी हर चीज में एक्सपर्ट है, तुम बस देखते जाओ। धनुषी ने अपना कॉलर ठीक किया और इतराते हुए बोली। उसने जल्दी से एक ऑफरीन पहन लिया और एक बोल निकाला, फिर उसमें फ्लावर डाला, फिर बेकिंग पाउडर, शुगर, साल्ट और फिर उसे मिक्स करने लगी। वो अपने हाथों से मिक्स कर रही थी। उसने उसके मिल्क ऐड किया और आगे के स्टेप्स फॉलो करने लगी। अथर्व बस लगातार धनुषी को देखे जा रहा था। उसकी लिटें बार बार उसके गालों को चुम रही थी। अथर्व उसके तरफ अपना कदम बढ़ाने लगा और उसकी लिटें कान के पीछे कर दी। अपने बाल को साइड हटाने के चक्कर में धनुषी के माथे पर थोड़ी से फ्लावर लग गई थी। अथर्व उसे अपने उंगलियों से साफ करते हुए बोला, मुझे नहीं पता था कि तुम कुकिंग भी कर सकती हो। डेविल, मैंने तुम्हें बोला ना, मेरा नाम धनुषी है, मैं कुछ भी कर सकती हूँ। धनुषी ने फुल एटीट्यूड में बोला। तो अथर्व ने कुछ नहीं बोला। अथर्व ने देखा धनुषी पैनकेक बना रही थी जो दिखने में ही काफी टेस्टी लग रही थी। अथर्व की नज़र डब्बे में रखे फ्लावर पर गई। अचानक उसके चेहरे पर डेविल स्माइल आ गई। उसने अपने हाथों में फ्लावर लिया और धनुषी के शर्ट को ऊपर करके उसके पेट और कमर पर लगा दिया। अरे ये क्या कर रहे हो तुम? धनुषी ने हड़बड़ाते हुए कहा। क्यों, तुम भी तो मुझे परेशान करती हो। मैं बस तुम्हें वही समझा रहा हूँ, जब भी कोई किसी को परेशान करता है तो कैसा लगता है। ये बोल उसने फ्लावर उसके गर्दन पर भी लगा दिया। वो अपना हाथ उसके पूरी बॉडी पर फिरा रहा था जिससे धनुषी को अजीब फील हो रहा था। धनुषी ने उसे घूरा और तुरंत फ्लावर का डब्बा उठाकर उसके सिर पर उछल दिया। अब अथर्व ऊपर से नीचे पूरा सफ़ेद हो चुका था। वही उसकी इस हरकत से अथर्व चौंक उठा। उसने गुस्से में कहा, रुको अभी मैं तुम्हें बताता हूँ। ये बोल वो उसके पीछे पीछे भागने लगा और धनुषी उसके आगे आगे। वो दोनों गोल गोल घूमने रहे थे। धनुषी अपने बचाव के चक्कर में किचन में पड़ा सारा सामान जमीन पर फेंक रही थी, कभी बर्तन तो कभी कुछ। बाहर खड़े सर्वेंट्स को समझ नहीं आ रहा था कि अंदर क्या फेंका फेंकी चल रही है। धनुषी स्टॉप, अगर मैंने तुम्हें पकड़ा तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, अथर्व ने उसे वॉर्न करते हुए कहा। पर धनुषी कहा, किसी की सुनने वाली थी, वो तो बस भागे जा रही थी। अचानक अथर्व उल्टे तरफ से घुमा तो धनुषी उसके सीने से टकरा गई। आउच, ये बोल वो अपना माथा मसलने लगी और जैसे ही भागने के लिए पीछे पलटी अथर्व ने उसे धर दबोचा। धनुषी की पीठ अथर्व के सीने से लगी हुई थी। छोड़ो मुझे, तुमने ही ये सब स्टार्ट किया था, धनुषी ने उसकी चंगुल से छुटते हुए कहा। तो अथर्व ने उसे और जकड़ लिया और अपना गाल उसके गाल से रब करते हुए बोला, आज मैं तुम्हें बताता हूँ। नहीं, छोड़ दो मुझे, जाने दो, धनुषी ने छटपटाते हुए कहा। तो अथर्व ने उसे पीछे से अपनी गोद में उठा लिया और अपना चेहरा उसके गर्दन और गालों पर रगड़ने लगा। डेविल, मुझे तुम्हारी बियर्ड चुभ रही है, धनुषी ने हंसते हुए कहा। तो अथर्व मुस्कुरा दिया और उसे गोल गोल घुमाते हुए बोला, अच्छा और तुम भी तो मुझे परेशान कर रही हो। नहीं मैं नहीं कर रही, धनुषी हाफते हुए बोली। तो अथर्व ने उसे वापस काउंटर पर बैठा दिया। दोनों की नज़र जब किचन की हालत पर गई तो हैरान हो गए। उन्होंने पूरे किचन का सत्यानाश करके रख दिया था। हर जगह फ्लावर और बर्तन गिरे पड़े थे। अथर्व को तो यकीन नहीं हो रहा था कि ये उसका किचन है जिसे सफाई में रहने की आदत है। उसके चारों तरफ गंदगी फैली हुई थी। देखा, पूरा रायता फैला दिया ना तुमने, लगता है पूरे आटे की होली खेली है। ये बोल उसने एक टमाटर उठाकर अथर्व को मारा, पर वो तुरंत साइड हट गया जिससे टमाटर सीधा फ्लो पर गिर गया। धनुषी का निशाना चुकने से उसका मुंह बन गया। अथर्व उसके तरफ बढ़ने लगा तो धनुषी ने अपनी नजरें इधर उधर घुमाते हुए कहा, चलो जल्दी फ्रेश होकर आते हैं, मुझे बहुत भूख भी लगी है। ये बोल वो तुरंत वहां से भागने लगी तो अथर्व ने उसे पीछे से पकड़ लिया। तुम्हें इतनी भी क्या जल्दी है, चलो ना थोड़ा और होली खेलते हैं। नहीं मुझे नहीं खेलना, धनुषी ने उसे गुस्से से घूरते हुए कहा। तो अथर्व मुस्कुरा दिया और उसे छोड़ते हुए कहा, जाओ जाकर फ्रेश हो जाओ। उसके बोलते ही वो वहां से सीधा 9-2-11 हो गई। अथर्व भी बाहर आते हुए सर्वेंट्स से बोला, क्लीन द मेस, और किचन की तरफ इशारा कर दिया। सर्वेंट्स तो पहले उसकी हालत देख सदमे में थे, पर जैसे ही वे किचन में गए उन्हें ऐसा लगा यहाँ बहुत बड़ा तूफान आया था। पर क्या कर सकते हैं, ये रायता भी उन्हें ही समेटना था। धनुषी और अथर्व डाइनिंग टेबल में बैठे हुए थे। धनुषी उसके मुंह में जल्दी से एक पैनकेक का पीस डालते हुए बोली, डेविल खाकर बताओ ना कैसा बना है। हम्म अच्छा है, अथर्व ने खाते हुए कहा। तभी रॉबिन अपने हाथों में एक बार फिर फाइल लेते हुए आया और अथर्व को दिखाते हुए बोला, बॉस कल मिस्टर मेहरा हमारे साथ मीटिंग करना चाहते हैं। हम्म ठीक है, अथर्व ने बिना किसी भाव से कहा। वही धनुषी ने रॉबिन के हाथ से फाइल टेबल पर रख दिया और उसे चेयर पर बिठाते हुए बोली, रिबन मैंने ना पैनकेक बनाया है, खाकर बताओ कैसा बना है। फिर उसने एक पीस उसके मुंह के तरफ बढ़ा दिया। रॉबिन मुस्कुराते हुए जैसे ही उसके हाथ से खाने वाला था तभी उसके पैर में अचानक असहनीय दर्द होने लगा। आओ, रॉबिन दर्द से बिलख उठा। क्या हुआ रिबन, धनुषी ने है रानी से पूछा।
कुछ नहीं मैम, मैं खुद खा लूंगा, ये बोल उसने एक बार में वो पैनकेक अपने मुंह में ठूस लिया और खाने लगा, पर अभी भी उसके पैर में दर्द हो रहा था। उसने अपनी नज़रें उठाकर अथर्व को देखा जो उसे अपने जानलेवा नज़रों से घूरे जा रहा था। अचानक उसे ऐसा महसूस हुआ कि उसका शरीर कांप रहा है। उसने धीरे से अपनी नज़रें झुकाकर अपने पैर को देखा जिसे अथर्व बड़े बेरहमी से अपने पैरों से मसल रहा था। बेचारे रॉबन के आंखों से आंसू बहने लगे। उसे ऐसा लग रहा था कि किसी ने उसमें पैर पर बुलडोजर चला दिया हो। धनुषी ने जब उसे रोते हुए देखा तो हैरान हो गई। तुम रो क्यों रहे हो? कुछ नहीं माम, ये पैनकेक बहुत टेस्टी है। मैंने ऐसा पैनकेक अपने ज़िंदगी में नहीं खाया है, इसलिए खुशी के मारे मेरे आंखों से आंसू आने लगे। रॉबन ने अपना दर्द छुपाते हुए कहा और अपने मुंह में और पैनकेक भर लिया। क्या तुम्हें ये इतना ही पसंद आया तो और लो ना, ये बोल धनुषी ने एक और पीस उसके तरफ बढ़ा दिया जिससे रॉबन घबरा गया। मैम, लगता है मेरे पूरी बॉडी में बुलडोजर चलवाना चाहती है, उसने मन ही मन कहा। वही अथर्व ने धनुषी को फिर से रॉबन के पास देखा तो झटके से उसे अपने गोद में खींच लिया और उसके नाजुक कमर को अपने हाथों से मजबूती से थाम लिया। धनुषी उसे है रानी से देखने लगी तो अथर्व ने उसे घूरते हुए कहा, खिलाओ मुझे। हाँ हाँ खाओ ना, ये बोल धनुषी उसे अपने हाथों से खिलाने लगी। वही बेचारा रॉबन अपने कुचले हुए पैर को दूसरे पैर से सहला रहा था। वो बस एकटक अथर्व को देखे जा रहा था। अथर्व ने अपनी नीली आंखों से उसे घूरा जैसे कह रहा हो, अब निकलो यहाँ से, क्या तुम्हें कोई काम धाम नहीं है या मेरे घर में बसना है? रॉबन उसकी नज़रों से सकपका गया और खड़े होते हुए बोला, प्रेसिडेंट मैं चलता हूँ। फिर वो लंगड़ाते लंगड़ाते हुए जाने लगा। हे तुम लंगड़े घोड़े की तरह क्यों चल रहे हो? क्या तुम्हारे पैर में कुछ गिर गया? रॉबन कुछ कहता कि अथर्व धनुषी के होठों को अपने अंगूठे से रब करते हुए बोला, नो बेबी, उसे कुछ नहीं हुआ है, तुम्हें उस पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। रॉबन ने जब उसकी बात सुनी तो उसका मुंह लटक गया और वो वापस लंगड़ाते लंगड़ाते चला गया। धनुषी ने मुस्कुराते हुए कहा, रिबन कितना अच्छा है, उसने मेरी पैनकेक की कितनी तारीफ की और एक तुम हो जिसने ज़्यादा कुछ बोला ही नहीं, तुम बहुत बुरे हो। कुछ नया बताओ, अथर्व ने लापरवाही से कहा तो धनुषी का मुंह बन गया। तुम ना बेवकूफ़ हो। व्हाट, मैं बेवकूफ़ हूँ? आर यू आउट ऑफ योर माइंड? अथर्व ने गुस्से में कहा। हूँ, तुम इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? तुम ही ने तो कहा कि कुछ नया बताओ, इसलिए कुछ नया बता रही हूँ, धनुषी ने उसके गर्दन में अपना सिर घुसाते हुए कहा। अथर्व ने उसे घूरते हुए कहा, बहुत ज़्यादा बोलती हो तुम। धनुषी ने कुछ नहीं कहा और अपनी आंखें बंद कर वैसे ही रही। उसे अथर्व के बाहों में बहुत आराम फील हो रहा था। यार तुम ना बिल्कुल मेरे ओलिवर जैसे हो, सॉफ्ट सॉफ्ट ध्वनि ने उसके गर्दन में अपने होंठ फिराते हुए कहा, जिससे अथर्व वही जम गया। उसकी धड़कनें काफ़ी तेज चल रही थी। वो अपने बेचैन सांसों को काबू करने की कोशिश कर रहा था, पर धनुषी की इस हरकत से उसके शरीर में आग लग रही थी। देखो तुम ये सब हरकतें करना बंद करो, अथर्व ने गुस्से में कहा तो धनुषी ने उसके गर्दन पर अपने दांतों से वार करते हुए कहा, लो छोड़ दिया। अथर्व गुस्से से उसे घूरने लगा पर वो अभी कुछ नहीं कर सकता था। उसने जल्दी से धनुषी को अपनी गोद से उतारा और ऑफिस चला गया। अथर्व अपने फरारी में बैठा फास्ट ड्राइव कर रहा था। उसकी पकड़ स्टीयरिंग पर कसी हुई थी। ये मुझे क्या हो रहा है? जब वो मेरे करीब आती है तो क्यों मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता? क्यों उसके तरफ खींचा चला जा रहा हूँ? उसकी बचकानी हरकतों से क्यों मेरे चेहरे पर मुस्कान आ जाती है? इन 20 सालों में मैं आज तक नहीं मुस्कुराया, पर अब मैं मुस्कुराता हूँ। वो जब मेरी बाहों में होती है सब कुछ भूल जाता हूँ, बस उसे अपने पास चाहता हूँ। क्यों, आखिर क्यों वो मुझे बदल रही है? वो अथर्व रस्तोगी को बदल रही है। मुझे आज क्यों उसे किसी और आदमी के साथ देख जेलसी हो रही थी? क्यों मुझे गुस्सा आ रहा था? मुझे उस पर और उसकी हरकतों पर प्यार आने लगा है। वो बहुत मासूम, बहुत इनोसेंट है। वो अपनी मासूमियत, अपनी खूबसूरती से मुझे पागल बना रही है। क्या मैं उससे, नो इट्स इम्पॉसिबल, मैं उससे प्यार नहीं कर सकता। ऐसे तो वो मेरी कमज़ोरी बन जाएगी। वो मेरे दिल को अपने कब्जे में कर रही है। अगर वो मुझे कभी छोड़कर चली गई तो मैं क्या करूँगा? मुझे उसे जल्द ही अपना बनाना होगा, फिर वो हमेशा हमेशा के लिए मेरी हो जाएगी, सिर्फ और सिर्फ मेरी। फिर कोई मुझे उससे दूर नहीं कर पाएगा, वो खुद भी नहीं। हाँ, यही सही होगा। ये बोल उसके चेहरे पर एक डेविल स्माइल आ गई। वो इस वक्त किसी सनकी से कम नहीं लग रहा था। ऑफिस में अथर्व अपने कैबिन में बैठा लैपटॉप में कुछ देख रहा था। इस वक्त उसके चेहरे के भाव काफ़ी कठोर थे। उसने देखा धनुषी अपने कमरे में बैठे टीवी देख रही थी और अपने पास ओलिवर को भी बैठा रखा था। इस वक्त कमरे के पूरी फ्लोर पर रैपर्स गिरा पड़ा था। धनुषी का मुंह, यहाँ तक कि पूरा चेहरा भी चॉकलेट से सना हुआ था। पर कुछ भी बोलो, लग तो वो बहुत प्यारी लग रही थी। एक पल को तो अथर्व भी उसकी क्यूटनेस को देखकर पागल ही हो गया। ओ ओलिवर, तुम कितने क्यूट हो, मन करता है तुम्हें हग कर लूँ, ये बोल धनुषी ने जल्दी से ओलिवर को गले लगा लिया और उसे किश कर लिया। इस लड़की को मैं नहीं छोड़ूंगा। इसकी हिम्मत कैसे हुई उस भालू को किश करने की? इस वक्त अथर्व के आंखों में ओलिवर के प्रति गुस्सा, नफरत, घृणा, जलन के सारे भाव थे। उसने कुछ सोचकर धनुषी को कॉल किया। वो अभी भी लैपटॉप को घूरे जा रहा था। वही धनुषी का जब फोन रिंग हुआ तो डेविल प्रेसिडेंट शो हो रहे नाम को देखकर हैरान हो गई।
ये मुझे क्यों कॉल कर रहा है, धनुषी ने खुद से कहा और लगातार फ़ोन को घूरने लगी पर कॉल रिसीव करने की जहमत नहीं उठाई। धनुषी पिक अप द कॉल अदरवाइज आई विल पनिश यू, अथर्व ने खुद से कहा और फिर एक बार और कॉल करने लगा। धनुषी ने इस बार कुछ सोचकर फ़ोन उठा लिया और ज़बरदस्ती का मुस्कुराते हुए बोली, हेलो, तुमने फ़ोन करने में इतनी देर क्यों कर दी, मैं तो कब से तुम्हारे कॉल का वेट कर रही थी। उसकी बात सुनकर अथर्व की भौहें तन गई। हम क्या कर रही थी तुम? अथर्व ने लैपटॉप में घूरते हुए कहा। माँ, मैं तो पढ़ रही थी, तुम्हें पता है लगातार बुक में देखने से मेरी आंखें दुख रही और आज मैंने इतना लिखा कि मेरी सॉफ्ट फिंगर्स हार्ड हो गई। धनुषी ने यह सब बहुत ही मायूसी से कहा था पर वो अपना मुंह दबाकर हंसे जा रही थी जो अथर्व साफ साफ देख सकता था। ये लड़की उसी के सामने उसी से झूठ बोल रही है, इस छोटी नोटी की हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी, अथर्व ने मन ही मन कहा और अपनी आंखें छोटी कर उसे वापस घूरने लगा। अच्छा, मैं आज थोड़ा लेट घर आऊँगा, पर तब तक कोई शरारत नहीं। अंडरस्टैंड, अथर्व ने उसे समझाते हुए कहा। तुम्हें क्या लगता है मुझे शरारत करने के अलावा और कुछ नहीं आता? मुझे और भी काम होते हैं। ये बोल उसने गुस्से में फ़ोन कट कर दिया। तो अथर्व ने अपना सिर हिला दिया और फिर अपना काम करने लगा। वहीं दूसरी तरफ धनुषी बोर हो रही थी। तभी कुछ सोचते हुए बोली, चलो थोड़ा गार्डन की सैर कर लेती हूँ। ये बोल वो गार्डन में चली गई और घूमने लगी। गार्डन में चारों तरफ रंग बिरंगे अलग अलग प्रजातियों के फूल थे। वहाँ एक बहुत बड़ा तालाब भी था। तभी उसकी नज़र झाड़ी पर गई जो हल्की हल्की हिल रही थी। वहाँ क्या है? ये बोल वो धीरे धीरे वहाँ जाने लगी और जैसे ही थोड़ा झाँक कर देखा एक खुशी की लहर उसके पूरी शरीर में दौड़ गई। वहाँ बहुत सारे प्यारे प्यारे खरगोश थे। वाह, ये कितने प्यारे हैं, तुम रुको, मैं अभी तुम्हारे लिए कुछ खाने को लाती हूँ। ये बोल वो किचन की तरफ भाग गई और एक प्लेट में कुछ रोटियां ले आई। लो खाओ, धनुषी ने एक रोटी खरगोश की तरफ बढ़ाते हुए कहा तो कुछ खरगोश धीरे धीरे उसके तरफ बढ़ने लगे। हाँ, ये लो, मैं तुम सबको कुछ नहीं करूंगी, धनुषी ने कहा तो एक खरगोश उसके हाथ से जल्दी से रोटी खींच लिया और भाग गया। धनुषी उसे देख खिलखिला उठी। लगभग 10 से 12 खरगोश अब उसे घेर कर खड़े थे। धनुषी वही घास पर बैठ गई और सबको रोटी खिलाने लगी। उसने धीरे से अपना एक हाथ एक खरगोश के ऊपर रख दिया तो वो चिहुक उठा पर धनुषी ने उसे पकड़ लिया और अपनी गोद में लेकर उसे सुलाने लगी। अब वो खरगोश भी एक आरामदायक जगह पाकर अपनी आंखें बंद कर लिया। धनुषी उसे सहलाते हुए बोली, यू आर सो क्यूट बनी, फिर धीरे से उसे अपने होठों से छू लिया। पर वो रैबिट आराम से सोया हुआ था। तभी धनुषी को ऐसा लगा कि कोई उसके कपड़े को खींच रहा है। उसने नीचे झुककर देखा तो 7 से 8 खरगोश उसके कपड़े को अपने दांतों से खींच रहे थे। अरे, तुम सब ऐसे मत करो, ये बोल वो उन सबको अपने हाथों से सहलाने लगी तो सब उसके पास ही बैठ गए। अब वो अपने गोद में बैठे हुए खरगोश के बारे में भूल ही चुकी थी, इसलिए वो खरगोश धनुषी को अपने नाखूनों से खरोचने लगा जिससे धनुषी का ध्यान उस पर गया। वो रैबिट उसे घूरने लगा जैसे कह रहा हो, मुझे भी सहलाओ। धनुषी अब उन सब के साथ खेलने लगी और खेलते खेलते शाम कब हो गई उसे पता भी नहीं चला। धनुषी वही घास पर ही सो गई थी पर रैबिट्स उसे छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहे थे। वो अभी भी उससे चिपके हुए थे। वो उसे चारों तरफ से घेर कर बैठे हुए थे और उसके ऊपर कूद रहे थे। कोई उसके कपड़ों को अपने दांतों से खींच रहा था तो कोई उसे नाखूनों से हल्के हल्के खरोच रहा था। पर ध्वनि को तो इन सबसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था, वो तो अभी भी चैन की नींद सो रही थी। तभी कार रुकने की आवाज़ आई और अथर्व अंदर आया। उसकी नज़र धनुषी को ही खोज रही थी, इसलिए वो सीधा उसके कमरे की तरफ बढ़ गया, पर उसे वो कहीं नहीं दिखी। धनुषी, कहाँ हो तुम? अथर्व चिल्लाने लगा और उसे पूरे घर में ढूंढने लगा। अब अथर्व को थोड़ा डर और गुस्सा आने लगा, ये सोचकर अगर वो फिर से उसे छोड़कर चली गई होंगी तो अगर इस बार ऐसा हुआ तो वो उसे कमरे में बंद कर देगा। ये सोच वो एक बार गार्डन की तरफ उसे चेक करने के लिए बढ़ गया। उसने चारों तरफ देखा तो उसकी नज़र झाड़ियों के पीछे हो रही हलचल पर गई। वो उस तरफ बढ़ गया पर जैसे ही वहाँ का नज़ारा देखा तो उसे ऐसा लगा कि किसी ने उसे सम्मोहित कर लिया हो। ये नज़ारा सच में बहुत ही खूबसूरत और प्यारा था जिसे अथर्व पहली बार देख रहा था। धनुषी किसी डिज्नी प्रिंसेस की तरह लग रही थी जो आराम से बेफिक्री से सो रही थी। उसके खुले बाल पूरी बिखरे हुए थे, उसकी फ्रॉक चारों तरफ फैली हुई थी। अथर्व धीरे धीरे उसके तरफ बढ़ गया तो सारे खरगोश उसे घेर कर खड़े हो गए। अथर्व ने गुस्से से उन सारे खरगोशों को घूरा क्योंकि वो उसे उसकी धनुषी के पास जाने नहीं दे रहे थे। हटो तुम लोग, अथर्व ने गुस्से में कहा पर सारे खरगोश उसके पैरों के पास आ गए और उसे अपने नाखूनों से खरोचने लगे। अथर्व ने गुस्से में अपने पैरों को हिलाया तो वो सारे डर के भाग गए। अथर्व धनुषी के पास आया तो हैरान हो गया, उसके हाथों और पैरों में खरोचने के निशान थे। अथर्व ने जब धनुषी के शरीर को देखा तो हैरान हो गया, उसे तो विश्वास नहीं हो रहा था कि कोई इतना कैसे सो सकता है कि कोई उसे खरोच दे और उसे पता भी ना चले। उसने गुस्से में उन खरगोशों को घूरा और चिल्लाते हुए अपने बॉडीगार्ड को बुलाया, वेयर आर यू ऑल, कैच दीज स्पॉइल्ड रैबिट्स। उसके चिल्लाने से सारे बॉडीगार्ड भागते हुए आए। वही धनुषी अथर्व के इतने जोर से चिल्लाने से हड़बड़ा के उठ गई।
क्या हो रहा है यहाँ, उसने सबको घूरते हुए पूछा। खड़े खड़े यहाँ मेरा मुंह क्या देख रहे हो, जाओ पकड़ो इन्हें, अथर्व ने चिल्लाकर कहा तो सारे बॉडीगार्ड खरगोशों पर टूट पड़े। छोड़ो छोड़ो चीनू, मीनू, सिनू, टीनू, नीनू, किट्टू, बिट्टू और सिट्टू को धनुषी ने गुस्से में सबको घूरते हुए कहा। वही सारे बॉडीगार्ड उसकी बात सुन हैरान हो गए। एक गंजा बॉडीगार्ड अपना सिर खुजलाते हुए बोला, मैम ये सब कौन है? अरे टुकलू अंकल, ये सब मेरे बनीज का नाम है, धनुषी ने अपना सिर पीटते हुए कहा। वही टुकलू सुनकर सब सिर नीचे कर दांत दिखा दिए। बेचारे टुकलू अंकल का तो मुंह ही बन गया। वही अथर्व अभी भी गुस्से से सबको घूर रहा था। तुम लोगों को मेरी बात समझ नहीं आ रही है क्या? मैंने कहा है पकड़ो इन्हें और जाकर जंगल में छोड़ आना। उसकी बात सुन एक काले बॉडीगार्ड की नज़र तालाब के पास गई जहां एक खरगोश उन्हें ही टुकुर टुकुर देख रहा था। वो बॉडीगार्ड धीरे धीरे उस रैबिट की तरफ बढ़ने लगा और उसके ऊपर ही कूद गया। कल्लू अंकल, धनुषी चिल्लाते हुए उस तरफ भागने लगी, पर भगवान का शुक्र है बेचारा खरगोश बच गया। धनुषी ने जल्दी से उसे अपनी गोद में उठा लिया और उसको चूमते हुए बोली, चीनू तुम ठीक हो ना? सारे लोग तो आंखें फाड़े उसको देख रहे थे। तभी अथर्व ने धीमे मगर जोरदार आवाज में कहा, धनुषी उस रैबिट को फेंक दो। नहीं, मैं अपने बनी को कहीं नहीं फेंकूंगी, ये मेरा है। ये बोल उसने उस खरगोश को अपने सीने से लगा लिया और उस पे अपने होठों को रख दिया। वो खरगोश टुकुर टुकुर अथर्व को देखने लगा जैसे उसे चिढ़ा रहा हो। वही अब अथर्व का गुस्सा बढ़ते जा रहा था। धनुषी को ऐसे किसी ऐरे गहरे खरगोश को किश करना गुस्सा दिला रहा था। धनुषी, मैंने कहा ना फेंको और तुम लोग जाओ जाकर इन्हें जंगल में छोड़ आओ। अथर्व के कहने पर सारे बॉडीगार्ड धनुषी की तरफ बढ़ने लगे। देखो मैंने कहा ना, आगे मत आना। और तुम डेविल, अगर मेरे बनीस को घर से निकाला तो मैं भी इस घर में नहीं रहूंगी। ये बोल वो पीछे की तरफ जाने लगी। धनुषी स्टॉप, तुम पानी में गिर जाओगी, अथर्व ने उसे रोकते हुए कहा। नहीं, अब मैं नहीं रुकूंगी, चाहे मेरी जलसामाधि ही क्यों ना बन जाए। अच्छा अच्छा, मैं इन्हें नहीं निकलूंगा, अब मेरे पास आओ, अथर्व ने जल्दी से कहा। सच्ची? धनुषी ने उसे घूरते हुए पूछा। हाँ हाँ, अब तुम मेरे पास आओ, अथर्व ने फिर कहा। अच्छा ठीक है, ये बोल धनुषी ने उस रैबिट को छोड़ दिया और भागते हुए अथर्व के पास आ गई। उसने उससे लिपटते हुए कहा, डेविल तुम कितने अच्छे हो, मेरी सारी बात मानते हो। अथर्व ने सुना और जल्दी से उसे कंधे पर उठा लिया और अपने आंखों से बॉडीगार्ड को कुछ इशारा किया और वहां से चला गया। वही धनुषी अचानक अथर्व के इस तरह उठाने से हैरान हो गई, पर उसने कुछ बोला नहीं और वैसे ही उसके कंधे पर झूलते रही। अथर्व सीधा धनुषी को उसके कमरे में ले गया और उसे बेड पर फेंक दिया और जल्दी से उसके ऊपर आते हुए बोला, मैं जब तुमसे कुछ कहता हूं तो मेरी बात सुना करो। और क्या हाल बना लिया है तुमने अपना? तुम्हारे शरीर में कितने खरोचने के निशान हैं और तुम वहां आराम से सो रही थी। सीरियसली वो मुझे पता नहीं चला, पर मुझे ज्यादा दर्द नहीं हो रहा। सच्ची? धनुषी ने मासूम सी शकल बनाते हुए कहा। तो अथर्व उसे एक नज़र देखा, फिर उसकी नज़र धनुषी के होठों पर गई। तब उसे याद आया कि कैसे इसने उन शैतान खरगोश को किश किया था। किशमी? अथर्व ने उसके चेहरे के करीब जाते हुए कहा। तो धनुषी उसे अपनी हरी आंखों से देखने लगी और हंसते हुए बोली, हाँ हाँ क्यों नहीं, ये भी कोई पूछने वाली बात है। ये बोल वो अथर्व के होठों पर अपने होंठ रख दी और किश कर ली। अथर्व भी उसका रिस्पांस कर रहा था। थोड़ी देर में धनुषी अथर्व से दूर हुई और हाफते हुए बोली, डेविल लेट्स टेक अ बाथ टुगेदर। वॉट? अथर्व तो जैसे सदमे में चला गया। हाँ तुम्हें पता है आजकल लोग पानी कितना वेस्ट कर रहे हैं, इसलिए कहा साथ में नहाते हैं, पानी भी बचेगा और समय भी। ये बोल धनुषी उसे अपनी टिमटिमती आंखों से देखने लगी। अथर्व ने हड़बड़ाते हुए कहा, नहीं नहीं, मेरे घर में बहुत पानी है, तुम नहाओ, मैं बाद में नहाऊंगा। उसकी बात सुनकर धनुषी रोते हुए बोली, डेविल तुम बहुत गंदे हो, तुम बस मेरे साथ शावर नहीं लेना चाहते, कोई बात नहीं, मैं किसी और के साथ शावर ले लूंगी। ये बोल वो जैसे ही उठने लगी तो उसे ऐसा लगा एक ठंडे हवा का झोंका उसे छूकर गुजर गया हो। अथर्व ने उसे झटके से खींचा और उसे घूरते हुए बोला, सोचना भी मत, और अब तुम मेरे साथ शावर लेना ही चाहती हो तो ठीक है, बाद में मुझे कुछ मत बोलना। ये बोल अथर्व ने धनुषी को अपनी गोद में उठाया और वॉशरूम में ले गया। आज धनुषी तो बहुत खुश थी कि वो अपने डेविल के साथ शावर लेगी, पर उसे नहीं पता था कि उसकी ये खुशी बस कुछ चंद पलों की है। आज धनुषी तो बहुत खुश थी कि वो अपने डेविल के साथ शावर लेगी, पर उसे नहीं पता था कि उसकी ये खुशी बस कुछ चंद पलों की है। 1 घंटे बाद ओ धनुषी अपनी आंखें मलते हुए वॉशरूम से बाहर आई। उसने रो रो कर अपना हुलिया बिगाड़ लिया था। इस वक्त उसकी हालत देख के कोई भी बता सकता था कि किसी डेविल ने उसे नोच लिया हो। उसने इस वक्त वाइट बाथरॉब पहना हुआ था। उसके शरीर में दांतों के बहुत गहरे गहरे निशान बन चुके थे, जो अब हल्के नीले लाल हो चुके थे। क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? तुम ही तो मेरे साथ बात लेना चाहती थी ना? अथर्व ने वॉशरूम के दूर से टिके हुए कहा। उसने अपने हाथों को आपस में फोल्ड किया हुआ था। उसने भी इस वक्त बाथरॉब पहना हुआ था और उसके बालों से टपकता पानी उसे काफ़ी अट्रैक्टिव बना रहा था। तुम बहुत गंदे हो डेविल, मैंने तुमसे बस साथ में शावर लेने को बोला था, पर तुमने तो मुझे पूरा काट काट कर लाल कर दिया है, धनुषी ने सिसकते हुए कहा। उसके बॉडी में बहुत पेन हो रहा था।
अब तुम डेविल से उलझोगी तो नतीजा तो यही होगा ना। इट्स नॉट अ बिग डील, अथर्व ने शैतानी तरीके से मुस्कुराते हुए कहा और पीछे से उसे अपनी बाहों में भर लिया, जिससे इस बार धनुषी चिढ़ गई। उसने उसे खुद से दूर करने की कोशिश की तो अथर्व ने और कसकर पकड़ लिया और उसे उठाकर ड्रेसिंग टेबल वाले चेयर पर बैठा दिया। फिर वो उसके लंबे बालों को ड्रायर से सुखाने लगा। उसके जहन में तो अभी भी वॉशरूम वाली घटना चल रही थी जिससे वो मुस्कुरा रहा था। धनुषी ने जब उसे मिरर से मुस्कुराते हुए देखा तो वो उसे अपनी तीखी नज़रों से घूरने लगी। वो जल्दी से चेयर से उठकर खड़ी हो गई और पीछे पलटकर अथर्व को धक्का देते हुए बोली, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। मैं तुम्हारा ऐसा हाल करूंगी कि तुम बहुत पछताओगे कि तुमने मुझे काटा क्यों। वो अभी भी बस लगातार अथर्व को धक्का दिए जा रही थी, जिससे अथर्व दीवार से लग गया और अब धनुषी के पास उसे धक्का देने के लिए और जगह नहीं था। आई हेट योर डेविल, मैं अब तुम्हारे साथ एक पल भी नहीं रह सकती। ये बोल वो जैसे ही वहां से जाने लगी तो अथर्व ने झटके से उसको पकड़कर दीवार से लगा दिया और उसके दोनों हाथों को अपने एक हाथ से पकड़कर ऊपर कर दीवार से प्रेस कर दिया। फिर अपने दूसरे हाथ के अंगूठे से उसके नर्म और गुलाबी होठों को रब करते हुए बोला, आज के बाद तुम्हारे जुबान से ये शब्द दोबारा नहीं निकलनी चाहिए और अपने छोटे से दिमाग में मुझसे दूर जाने का ख्याल भी नहीं आना चाहिए। आई कांट टॉलरेट दिस एंड आई विल मेक श्योर दैट यू शुड बी पनिश्ड फॉर योर मिस्टेक। उसकी आवाज़ सुनकर धनुषी घबरा गई और अपनी नज़रों को नीचे कर लिया। अथर्व ने जब उसकी नज़रें नीचे देखी तो अपनी इंडेक्स फिंगर से उसकी चीन को ऊपर किया और उसके माथे को चूमते हुए बोला, मुझे तुम्हारी झुकी नज़रें पसंद नहीं। तुम जब मेरे आंखों में आंखें डालकर बात करती हो तब मुझे बहुत अच्छा लगता है, इसलिए अपनी नज़रें तुम कभी किसी के सामने नीची मत करना, मेरे सामने भी नहीं। धनुषी ने जब उसकी बात सुनी तो एकटक उसे देखने लगी। अथर्व मुस्कुरा दिया और उसके कबर्ड से एक लूज टी शर्ट निकाल धनुषी को दे दिया जो उसके घुटनों तक आती थी। जाओ जल्दी से चेंज कर लो, वरना बाद में कुछ ऐसा वैसा हो गया तो मुझे ब्लेम मत करना। धनुषी को अथर्व की बात तो समझ नहीं आई, पर उसे इतना समझ आ गया कि अभी वो उसके पास सेफ नहीं है, इसलिए वो जल्दी से उस टी शर्ट को लेकर क्लोजेट में भाग गई। अथर्व ने उसे एक नज़र देखा और वो भी चेंज करके बालकनी में चला गया। थोड़ी देर बाद धनुषी जब वॉशरूम से बाहर निकली तो अथर्व उसे कहीं नहीं दिखा। ये डेविल कहाँ गया? तभी उसकी नज़र बालकनी में गई जहां अथर्व रेलिंग से टिक कर खड़ा था और उसके आसपास हल्का धुआं था। ये धुआं कैसा है? ये बोल वो जैसे अथर्व के पास गई तो हैरान हो गई क्योंकि वो वहां खड़ा सिगार पी रहा था। अथर्व ने बहुत दिनों से इसे हाथ तक नहीं लगाया था, पर आज उसका मन कर गया। ये तुम क्या कर रहे हो? तुम्हें पता है ना ये कितनी गंदी चीज़ होती है? मैंने कॉलेज में एक बार पढ़ा था। धनुषी ने उससे वो सिगार छीनते हुए कहा। देखो ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम सो जाओ, अथर्व ने उसे समझाते हुए कहा और वापस सिगार पीने लगा। पर अब जो एक बार में बात मान जाए वो हमारी। धनुषी कहा अड़ गई अपने जिद पर। अच्छा तुम ये गंदी चीज़ पीना चाहते हो ना, तो ठीक है मैं भी पीऊंगी। ये बोल वो एक झटके में उसके हाथ से सिगार छीनकर अपने होठों से लगा ली। अथर्व उसे देखकर हैरान हो गया और उससे वो छीनने लगा, पर अब धनुषी कहाँ मानने वाली थी। अभी कुछ सेकंड्स ही हुए थे कि उसे खांसी होने लगी। हे धनुषी ये तुमने क्या किया? ये बोल अथर्व ने जल्दी से उसके हाथ से सिगार छीना और फेंककर अपने पैरों से मसल दिया। पर धनुषी का खांसना अब भी बंद नहीं हुआ। अचानक उसे उल्टी लगने लगी। वो जल्दी से अथर्व को धक्का देकर वॉशरूम भाग गई और बेसिन में वॉमिटिंग करने लगी। अथर्व अब बुरी तरह डर चुका था क्योंकि धनुषी ने पहली बार सिगार को हाथ लगाया था और शायद उसने सारा धुआं बाहर छोड़ने की जगह अपने अंदर घोंट लिया था। अथर्व धनुषी के पीठ को अपने हाथों से रब करने लगा। धनुषी अब गहरी गहरी सांसें लेने लगी। अब उसे कुछ ठीक फील हो रहा था, पर अभी भी उसका मन मचल रहा था। तुम क्या पागल हो? क्या जरूरत थी तुम्हें उसे हाथ लगाने की? एक दूंगा ना कि सारी अकल ठिकाने आ जाएगी, अथर्व ने उसे कसकर डांटते हुए कहा। पर धनुषी तो उसकी बाहों में ही झूल गई। धनुषी अथर्व के बाहों में ही बेहोश हो चुकी थी। अथर्व ने जल्दी से उसे अपनी बाहों में उठाया और बेड पर लेटा दिया। फिर जल्दी से अपना फ़ोन टेबल से उठाया और किसी को कॉल लगा दिया। 2 ही रिंग में उधर से कॉल रिसीव कर लिया गया। यस प्रेसिडेंट, एनी ऑर्डर? उधर से एक आवाज़ आए। मुझे जल्द से जल्द डॉक्टर की टीम मेरे घर में चाहिए, वह भी 20 मिनट के अंदर, अथर्व ने बहुत ही गुस्से में कहा। बट प्रेसिडेंट 20 मिनट के अंदर डॉक्टरों की टीम अरेंज करना बहुत ही मुश्किल है। उधर से फिर एक घबराई हुई आवाज़ आई। तुम्हारे 15 सेकंड खत्म हो चुके हैं, अब बस 19 मिनट 45 सेकंड बचे हैं, जल्दी करो वरना दोबारा तुम इस दुनिया में नहीं दिखाई दोगे, अथर्व ने कहा और गुस्से में अपना फ़ोन सोफे पर फेंक दिया। तभी उसकी नज़र साइड टेबल में रखे हुए सिगरेट के पैकेट पर गई। कम से कम 5 से 6 पैकेट वहाँ रखी हुई थी। उसने गुस्से में वो सारे पैकेट उठाया और बालकनी से बाहर फेंकते हुए बोला, इट ऑल हैपेंड जस्ट बिकॉज ऑफ दिस थिंग, हर लाइफ वॉज इन डेंजर बिकॉज ऑफ मी। उसने गुस्से में एक लात टेबल में मार दिया जिससे वो एक झटके में टूट गया। उसने घड़ी में टाइम देखा तो बस 2 मिनट बचे थे डॉक्टर को आने में। उसकी नज़र धनुषी पर गई। वो जल्दी से उसके पास गया और उसके गाल को थपथपाते हुए कहा, हे गेट अप फास्ट। तभी अचानक उसके दूर में नॉक हुआ। उसने कम इन बोला तो एक डॉक्टर की टीम वहाँ खड़ी थी और साथ में रॉबन भी, जो जोर जोर से सांस ले रहा था।
रॉबिन ने घड़ी में देखते हुए कहा, अभी 2 सेकंड बचे थे और वो लोग टाइम पर पहुंच गए थे। अगर 1 सेकंड भी देर होता तो अथर्व उसे यहीं से इंग्लैंड में फेंक देता। अब वहां खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो, चेक, अथर्व ने चिढ़ते हुए कहा। तो एक डॉक्टर उसके सामने आ गई और सिर झुकाते हुए बोली, प्रेसिडेंट क्या आप बाहर वेट कर सकते हैं। उस डॉक्टर की बात सुनकर अथर्व की भौहें तन गई। तुम्हारी इतनी औकात नहीं कि तुम अथर्व रस्तोगी को ऑर्डर दो, इसे जल्दी से चेक करो, वो भी मेरे सामने। आई हैव नॉट होल्ड योर हैंड सो दैट यू मे नॉट बी एबल टू ट्रीट हर। मैंने तुम्हारा हाथ नहीं पकड़ रखा है कि तुम उसका इलाज ना कर पाओ। उसकी बात सुनकर डॉक्टर सकपका गई। उसने जल्दी से धनुषी को चेक किया तो हैरान होते हुए बोली, प्रेसिडेंट इन्होंने तो स्मोकिंग किया है, जिससे स्मोक इनके शरीर के अंदर चला गया है। देखिए मैं कुछ मेडिसिन लिख रही हूँ, इन्हें टाइम पर दे दीजिएगा जिससे इन्हें होश आ जाएगा, पर आगे से ध्यान रखिएगा कि ये दोबारा स्मोक ना करें वरना इनकी जान। जस्ट शट अप, अथर्व ने गुस्से में चिल्लाकर कहा और उस डॉक्टर की बात अधूरी रह गई। वही उसके इस तरह चिल्लाने से रॉबिन और बाकी डॉक्टर्स को ऐसा लगा कि उन्हें किसी ने जहन्नुम में खड़ा कर दिया हो। वो डॉक्टर ने समंजस में पूछा, आई सेड जस्ट शट अप योर नॉनसेंस लेडी, इफ यू डोंट गो नाउ इट वोंट टेक मी अ व्हाइल टू स्नैच योर डॉक्टरेट डिग्री। अथर्व की बात सुन वो डॉक्टर हैरान हो गई और तुरंत वहां से भाग गई। उसके पीछे पीछे सारे डॉक्टर्स भी भाग गए। रॉबिन को भी अभी यहां से जाना ही ठीक लगा, इसलिए वो भी वहां से 9-2-11 हो गया। अथर्व ने गुस्से में उन सबको घुरा फिर दूर लौट कर धनुषी के बगल में लेट गया और उसे अपने ऊपर लेटा लिया और उसकी कमर पर अपनी पकड़ कस दी, जैसे अगर उसने ऐसा नहीं किया तो वह उसे छोड़कर चली जाएगी। अथर्व ने धीरे से अपना सिर उठाकर धनुषी के मासूम चेहरे को देखा, फिर उसके बालों में अपना हाथ घुमाने लगा। तभी उसका फ़ोन रिंग करने लगा। अथर्व ने बेड पर पड़ा हुआ फ़ोन रिसीव किया तो उधर से कुछ बोला गया, जिसे सुनकर अथर्व का चेहरा काला पड़ गया। मार दो उसे, अगर कोई हमारे रास्ते में आने की कोशिश भी करता है तो मार दो, अथर्व ने सर्द आवाज़ में कहा और फ़ोन काटकर वापस बेड पर फेंक दिया। वो वापस धनुषी को अपनी गहरी नज़रों से देखने लगा, जैसे उसने अपने मासूम चेहरे के पीछे एक और चेहरा छुपाया हो। वो अपने एक हाथ से उसके कमर को सहलाने लगा। तभी उसे ऐसा महसूस हुआ कि धनुषी हिल रही है, उसकी लंबी घनी पलकें फड़फड़ा रही थी। धनुषी ने नींद में ही अपना हाथ अथर्व के चेस्ट में फेरा और अलसाई हुई आवाज़ में बोली, ये इतनी हार्ड चीज़ क्या है। उसकी बात सुन अथर्व की आंखें छोटी हो गई। वही धनुषी अभी भी उसके चेस्ट को सहला रही थी। तभी अचानक कुछ सोचते हुए वो हड़बड़ाकर अथर्व के पेट पर बैठ गई। व्हाट हैपेंड, अथर्व ने अपनी एक बाहें उठाते हुए पूछा। धनुषी ने अथर्व को जब अपने सामने देखा तो उसके ऊपर वापस लेट गई और उसके गर्दन में अपना सिर घुसाते हुए बोली, वो मुझे लगा तुमने मुझे फर्श पर सुला दिया था। उसकी बात सुन अथर्व उसे ऐसे देखने लगा जैसे उसने उससे बड़ा पागल कहीं देखा ही ना हो। डेविल, वैसे मैं तुमसे एक बात पूछूं। धनुषी ने अपना हाथ उसकी गर्दन में फेरा और अपने होंठ उसके गर्दन में फेरने लगी। हम, अथर्व ने कहा और अपनी पकड़ धनुषी के कमर में कस दी। तो धनुषी कुछ सोचते हुए बोली, मैं तो वॉशरूम में थी ना, तो यहाँ कैसे आ गई। तुम बेहोश हो गई थी, अथर्व ने सपाट लहजे में कहा, जिसे सुन धनुषी हैरान हो गई। क्या मैं बेहोश हो गई थी, धनुषी ने हैरानी से कहा और अपने आप को अच्छे से देखने लगी। फिर उसने कुछ सोचते हुए आगे कहा, कहीं तुमने बेहोशी की हालत में वापस तो तुमने मुझे काट काट कर लाल तो नहीं कर दिया। देखो अगर तुमने ऐसा किया होगा ना तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। उसकी बात सुन अथर्व उसे घूरने लगा। वही धनुषी उसे शक भरी नज़रों से देखने लगी। धनुषी उसके इस तरह घूरने से सकपका गई और घूरते हुए बोली, ठीक है, अब ऐसे मत घूरो, तुम्हें देखकर तो राक्षस भी डर जाएगा। तो क्या तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता, अथर्व ने उसे अपनी छोटी आंखों से घूरते हुए पूछा। जिसे सुन धनुषी दांत दिखाते हुए बोली, मैं राक्षस थोड़ी हूँ, तो मुझे तुमसे क्यों डर लगेगा। अब सो जाओ, कल मुझे बहुत काम है। ये बोल धनुषी ने अपनी आंखों को बंद कर लिया और सोने की कोशिश करने लगी। अथर्व ने अपना सिर हिला दिया और वो भी उसे पकड़कर सो गया। आधी रात के करीब अथर्व का फ़ोन रिंग करने लगा, जिससे उसकी नींद टूट गई। उसने फ़ोन में फ्लैश होते नाम को देखा तो तुरंत रिसीव कर लिया। अथर्व ने कहा तो उधर से कुछ बोला गया, जिसे सुनकर अथर्व का चेहरा डार्क हो गया। ठीक है, मैं आ रहा हूँ, अथर्व ने बोला और धनुषी को बेड पर लेटा दिया, जो इस वक्त उसके ऊपर सो रही थी। अथर्व ने जल्दी से अपना ड्रेस चेंज किया और बाहर आकर अपनी कार में बैठ गया। इस वक्त उसके चेहरे में कोई एक्सप्रेशन नहीं था, पर उसकी आंखें इस वक्त गुस्से से जल रही थी। थोड़ी देर बाद उसकी कार एक जंगल के बीचों बीच आकर रुकी। चारों तरफ बस घने जंगल के सिवा और कुछ नहीं दिख रहा था। वहां पर बहुत सारे काले कपड़े पहने लोग खड़े थे, साथ में रॉबिन भी। इस वक्त उसका फेस काफी सीरियस था। वो पहले वाला रॉबिन नहीं था, जो बस हंसते रहता था। प्रेसिडेंट, वो आदमी अंदर है। अथर्व ने कहा और रॉबिन के हाथ से एक रिमोट लेकर उसका बटन प्रेस कर दिया, जिससे जमीन के 2 भाग हो गए और बीच में एक सीढ़ियां निकल आई। अथर्व सीढ़ियों के द्वारा नीचे गया। अंदर बहुत सारे वेपन्स रखे हुए थे, जैसे स्नाइपर, राइफल और भी बहुत कुछ। अथर्व के सामने एक आदमी को बांध रखा था, जिसकी हालत काफ़ी खराब लग रही थी।
उसके शरीर पर बहुत गहरे गहरे जख्म के निशान थे। उसका शर्ट जगह जगह से फटा हुआ था और खून रिस रहा था। अथर्व सीधा उस आदमी के सामने एक चेयर में पैर पर पैर चढ़ाकर बैठ गया और अपने खड़े रॉबिन को कुछ इशारा किया। उसका इशारा पाते ही वो जल्दी से एक गन उस आदमी के सिर पर तानते हुए पूछा, बता कौन है तेरा बॉस, जिसकी वजह से इतना सब कुछ हो गया। नहीं बताऊंगा, बस इतना जान लो कि अब कोई नहीं बचेगा, तुम्हारा प्रेसिडेंट भी। इसके आगे वो कुछ बोलता कि एक के बाद एक गोलियां उसके भेजे के आर पार हो गई। अथर्व अपने हाथों में पकड़े पिस्तौल को घूरते हुए बोला, पता करो वो सब कहाँ कैद है। प्रेसिडेंट, हमने पता लगवाया है, उन्हें कामाथिपुरा भेजा जा रहा है, और इन सब के पीछे जो शख्स है वो बहुत ही होशियार है, वो बस पीछे से ही ये सब कर रहा है, रॉबिन ने कहा। तो अथर्व ने बस हाँ में सिर हिलाया और वहां से खड़ा हो गया और उस आदमी के लाश को लांघते हुए चला गया। वही सुबह से 4 बजे अथर्व अपने कमरे में पहुंचा जहां धनुषी आराम से सो रही थी। अथर्व वॉशरूम गया और चेंज करके धनुषी के बगल में सो गया। अगली सुबह धनुषी की जब आंख खुली तो अथर्व उसे कहीं नहीं दिखा। तभी उसकी नज़र बालकनी में गई जहां अथर्व वहां खड़े किसी से बात कर रहा था। धनुषी आंखें मलते हुए उसके पास चली गई और उसके ठीक पीछे खड़ी हो गई। कामाथिपुरा में, अथर्व बोलते बोलते चुप हो गया। जब उसे अपने ऊपर किसी की नज़रों की तपिश महसूस हुई, उसने पलट कर देखा तो हैरान हो गया। धनुषी लंबी लंबी सांसें ले रही थी और उसे ही देख रही थी। I'll talk to you later, अथर्व ने कहा और जल्दी से कॉल कट करके धनुषी के पास आ गया। क्या हुआ तुम्हें? अथर्व ने उसे पैनिक करते हुए देखा तो परेशान होते हुए पूछ डाला। धनुषी कुछ नहीं बोल रही थी, उसके दिमाग में बस एक ही नाम घूम रहा था, कामाथिपुरा। तुम कामाथिपुरा क्या बोल रहे थे? धनुषी ने हकलाते हुए पूछा। उसके दिमाग में एक साथ बहुत सारी धुंधली धुंधली तस्वीरें घूम रही थी, जहां एक औरत किसी लड़की को बेरहमी से मार रही थी। नहीं, मत मारो उसे, धनुषी खुद से बड़बड़ाते हुए रोने लगी। अथर्व ने उसे जल्दी से अपने बाहों में भर लिया और उसके बालों में अपनी उंगलियां चलाने लगा। शश, डोंट पैनिक, मुझे बताओ बात क्या है? वाई आर यू क्राइंग? अथर्व ने उससे प्यार से पूछा। उस लड़की को बचाओ, वो मार देगी उसे, ये बोल धनुषी ने अपनी पकड़ अथर्व पर कस दी और उसके सीने में अपना मुंह छुपा लिया। अथर्व ने उसे खुद से दूर करने की कोशिश की ताकि वो उससे पूछ सके कि आखिर बात क्या है, पर धनुषी उसे छोड़ने का नाम ही नहीं ले रही थी, बल्कि उसने अपनी पकड़ अथर्व पर और कस दी। चुप हो जाओ, मैं तुम्हें खुद से दूर नहीं कर रहा, अथर्व ने उसे समझाते हुए कहा, जिसे सुनकर धनुषी शांत होने लगी। अथर्व ने उसे उठा लिया तो धनुषी ने अपने पैर अथर्व की कमर में लपेट दिए और उसके गर्दन में अपना मुंह छुपाकर सिसकने लगी। अथर्व को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसे हुआ क्या है, क्यों वो इस तरह बिहेव कर रही है। उसने धनुषी को एक नज़र देखा और उसे ले जाकर बेड पर बैठा दिया तो धनुषी वापस खड़ी होकर उससे लिपट गई। मुझे बताओ तो, तुम्हें क्या हुआ है? तुम क्यों ऐसे बिहेव कर रही हो? अथर्व ने उसे देखते हुए पूछा। तुम कामाथिपुरा को कैसे जानते हो? धनुषी ने हकलाते हुए पूछा। उसके मुंह से ये नाम सुनकर अथर्व हैरान हो गया। शश, पहले तुम रिलैक्स हो और तुम्हें इस नाम से कोई मतलब नहीं होना चाहिए, अथर्व ने कहा और वहां से बिना कुछ बोले अपने स्टडी रूम चला गया। वहां स्टडी रूम में पहले से ही रॉबिन उसका वेट कर रहा था। बोलो क्या बोलना था तुम्हें, अथर्व ने कहा और सामने रखे सोफे में बैठे गया। प्रेसिडेंट, उन सबको ट्रक में लोड कर कामाथिपुरा के लिए रवाना कर दिया है, हमें उन्हें किसी तरह बचाना होगा। प्रेसिडेंट, वैसे मुझे आपसे कुछ पूछना था। क्या? अथर्व ने उसे घूरते हुए पूछा। पहले तो अथर्व के इस तरह घूरने से रॉबिन को लगा कि आज वो भगवान को प्यारा हो ही जाएगा, पर फिर हिम्मत करके उसने आगे कहा, प्रेसिडेंट क्या हम मैम क्या हम धनुषी मैम को वहां भेज दे? एक स्पाई के रूप में वो सारी डिटेल्स निकाल लेंगी, फिर हमें उस आदमी रॉबिन कुछ आगे बोलता कि वो जमीन पर पड़ा दर्द से करा रहा था। अथर्व उसे अपनी जलती निगाहों से घूरने लगा और उसका कॉलर पकड़ते हुए झांझोर दिया। हाउ डेयर यू से ऑल दिस पर जस्ट शट अप, तुम जानते हो ना उस जगह में क्या होता है? अथर्व ने गुस्से में पूछा। यस प्रेसिडेंट, वहाँ फ्लैश ट्रेड होता है, वहाँ लड़कियों के साथ। जब तुम जानते हो वहाँ लड़कियों के साथ क्या होता है तो तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई धनुषी को उस जगह भेजने के बारे में सोचने की? अथर्व ने उसकी बात बीच में काटते हुए कहा। आई एम सॉरी पर प्रेसिडेंट, मैं बस जस्ट शट अप, मेरी धनुषी वहाँ कभी भी नहीं जाएगी। कहा, नहीं जाऊंगी मैं। अथर्व कुछ आगे कहता कि पीछे से एक आवाज आई, कहीं नहीं, तुम अपने कमरे में जाओ। अथर्व ने अपने आप को कंट्रोल करते हुए कहा, पर धनुषी वही की वही खड़ी रही। नहीं, मुझे बताओ पहले तुम दोनों क्या बात कर रहे थे? कहा, नहीं जाना है मुझे, धनुषी ने वापस जिद करते हुए कहा। गेट आउट धनुषी, क्या तुम्हें मेरी एक भी बात समझ नहीं आती? जब मैं कह रहा हूँ जाओ तो इसका मतलब जाओ, अथर्व ने इस बार बहुत गुस्से में चिल्लाकर कहा।
उसके इस तरह गुस्से और चिल्लाने से धनुषी की आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि अथर्व ने उससे आज तक कभी ऐसे बात नहीं की थी। जब वो दोनों एक दूसरे को जानते भी नहीं थे तब भी नहीं उसने इस तरह उस पर कभी नहीं चिल्लाया था। वो रोते हुए कमरे में भाग गई। डेविल, आई हेट यू, मैं तुमसे कभी बात नहीं करूंगी। रॉबिन तो ये सब देखकर हैरान हो गया। अथर्व ने उसे गुस्से में देखा तो वो वहां से भाग गया। अथर्व अपना सिर दबाने लगा। सच में ये काफी फ्रस्ट्रेटिंग भरा काम था। अथर्व की आंखें बंद थी, तभी उसके आंखों के सामने धनुषी का रोता हुए चेहरा घूम गया। ओह शिट, मैंने आज उस पर कुछ ज्यादा ही चिल्ला दिया। वो जल्दी से खड़ा हुआ और उसके कमरे की तरफ बढ़ गया। वो बिना नॉक किए ही अंदर आ गया, पर हैरानी की बात यह थी कि वो वहां थी ही नहीं। अथर्व ने पूरा कमरा छान मारा, फिर कुछ सोचते हुए अपने मास्टर रूम में चला गया। वो जैसे ही रूम का डोर ओपन किया तो उसकी आंखें हैरानी से बड़ी बड़ी हो गई। अथर्व के मास्टर बेड में ओलिवर था और धनुषी उसके ऊपर लेटे रो रही थी। अभी तो अथर्व का मन कर रहा था कि इस ओली उर्फ ओलिवर के भेजे में सारी की सारी गोलियां उतार दे, पर अफसोस उसके पास तो भेजा था ही नहीं। उसने अपनी नीली आंखों से उस भालू को घूरा और जल्दी से धनुषी के पास आ गया। चुप जो जाओ, तुम पर चिल्लाने का मेरा कोई इंटेंशन नहीं था, अथर्व ने धनुषी को समझाते हुए कहा, पर वो अभी भी ओलिवर में मुंह घुसाए रो रही थी। अथर्व ने गुस्से में उस भालू को धनुषी के नीचे से खींच दिया और फर्श पर फेंक दिया। उसके इस अचानक के हरकत से तो धनुषी सकपका ही गई। अथर्व ने जब उसका चेहरा देखा तो उसे ऐसा महसूस हुआ कि उसके दिल के किसी ने हजारों टुकड़े कर दिए हो। बेचारी धनुषी का चेहरा रो रो कर पूरा लाल हो चुका था। उसकी नाक भी पूरी लाल हो चुकी थी। उसकी खूबसूरत बड़ी बड़ी आंखें आंसुओं से भरी थी। उसका पूरा चेहरा भी आंसुओं से ही भींगा हुआ था। हे तुम रो क्यों रही हो? मेरा तुम पर चिल्लाने का कोई इंटेंशन नहीं था, ये बोल अथर्व ने धनुषी को अपनी बाहों में भर लिया तो धनुषी उसे धक्का देने लगी। छोड़ो मुझे, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, तुम्हें सिर्फ दूसरों पर चिल्लाने आता है। उसके बार बार धक्का देने से भी अथर्व टस से मज नहीं हुआ, बल्कि उसे अपनी बाहों में और कसकर जकड़ लिया और उसके पैरों को अपने कमर के चारों तरफ लपेट दिया। फिर उसके सिर को अपने सीने में रख उसे शांत करवाने की कोशिश करने लगा। धनुषी भी अब उसके सीने में सिर रख सिसकने लगी। उसने अपने हाथों को उसकी गर्दन में फंसा लिया और उससे और चिपक गई, जिसे देख अथर्व के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। इतना भी मत मुस्कुराओ, मेरा दिल बहुत बड़ा है, तुम्हारे जैसा पत्थर का नहीं है, इसलिए तुम्हारे इतने रिक्वेस्ट करने पर माफ कर दे रही हूँ, वरना मैं तुम्हें आंखें उठाकर भी नहीं देखती, धनुषी ने मुंह फुलाते हुए कहा। तो अथर्व ने उसके गालों को प्यार से चूम लिया और उसके आंसू अपने अंगूठे से साफ कर दिया। ये लड़की सच में एक बच्ची है, जितनी जल्दी गुस्सा नहीं होती उतनी जल्दी मान भी जाती है। चलो अब रेडी हो जाओ, तुम्हें कॉलेज भी तो जाना है ना, आज तुम्हें अपने प्रैक्टिकल सबमिट करना है, अथर्व ने उसे याद दिलाते हुए कहा। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई थी, आज प्रैक्टिकल सबमिट करने का लास्ट डेट है। धनुषी ने अपने सिर में चपत लगाया, फिर अथर्व के लिप पर किश करते हुए बोली, ओह डेविल तुम कितने अच्छे हो, अगर मैं भूल जाती तो मेरे 10 मार्क्स एग्जाम में कट हो जाते। उसकी बात सुन अथर्व उसकी आंखों में देखने लगा, जैसे कह रहा हो रियली, अभी तुम ही कुछ देर पहले मुझे बुरा बोल रही थी। धनुषी जल्दी से उसे छूट गई और वॉशरूम भाग गई। अथर्व भी सिर हिलाते हुए नीचे आ गया और डाइनिंग टेबल में उसका इंतजार करने लगा। थोड़ी देर बाद धनुषी अपने साथ एक बैग लेकर आई। इस वक्त उसने एक येलो कलर की नी फ्रॉक पहनी थी, जिसमें वो बहुत क्यूट लग रही थी। वो जल्दी से उसकी गोद में बैठ गई और अपना मुंह खोलते हुए बोली, जल्दी जल्दी खिलाओ मुझे, वरना अगर मेरे मार्क्स कटे तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। अथर्व ने लाचारी से अपना सिर हिला दिया और उसे ब्रेकफास्ट कराने लगा। बेचारे को तो कभी कभी लगता भी था कि वो यूरोप का किंग और बिजनेस टाइकून सिर्फ नाम के लिए है, वो तो धनुषी का बेबी सिटर है। अथर्व ने धनुषी को उसके कॉलेज छोड़ दिया और खुद ऑफिस के लिए निकल गया। धनुषी जैसे ही अंदर गई उसने अन्नू को देखा, जो उसी का वेट कर रही थी। हेलो अन्नू, धनुषी भागते हुए आई और उसके गले लग गई। अन्नू ने भी उसे गले लगा लिया। वो दोनों जल्दी से अंदर गए और प्रैक्टिकल प्रोफेसर को सबमिट कर दिया। फिर वो दोनों बाहर आ गए। रुचि प्लीज ना मान भी जाओ, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, एक लड़का जिसका नाम राहुल था उसने अपने घुटनों पर बैठते हुए कहा और रुचि को प्रपोज किया। पर रुचि ने अपना मुंह फेर लिया और गुस्से में बोली, वाह तुम्हें तो दो दो हाथों में लड्डू चाहिए, एक तरफ मैं भी चाहिए और दूसरी तरफ वो नकचड़ी लीसा भी कहीं, ये तो नहीं तुम दो दो नौके में सवार होना चाहते हो। उसकी बात सुन राहुल ने उसे प्यार से समझाते हुए कहा, नहीं डार्लिंग ऐसी बात नहीं है, वही मेरे पीछे पीछे आई थी इसलिए मैं बस बहक गया था। ओह तो कोई भी एरा गहरा आएगा तुम्हें बहकाएगा और तुम बहक भी जाओगे, देखो मुझे कुछ नहीं सुनना, जाओ अपनी लीसा के पास, रुचि ने कहा और पैर पटकते हुए चली गई। यार अन्नू ये सब क्या हो रहा था? धनुषी ने अपना सिर खुजलाते हुए पूछा। तुम्हें पता है ये दोनों 1 महीने से रिलेशनशिप में थे, बट तू लीसा को जानती है ना, राहुल उसी के साथ अफेयर कर रहा था और रुचि ने दोनों को किश करते हुए देख लिया है। रुचि ने उसे सही कहा, उस आदमी को दोनों हाथों में लड्डू चाहिए, एक हाथ में लूसी तो दूसरे हाथ में लीसा। धनुषी उसकी बात हैरान हो गई, उसके दिमाग में अथर्व का ख्याल घूमने लगा। वो अपने क्लास चली गई, पर आज उसका पढ़ने का बिल्कुल भी मूड नहीं था, वो तो बस रह रहकर अथर्व को याद कर रही थी।
कुछ घंटे बाद क्लास ओवर हुई। धनुषी जल्दी से भागते हुए कॉलेज के गार्डन में गई और एक गुलाब तोड़कर अपने पर्स में डाल लिया। फ्लावर्स तोड़ना अलाउड तो नहीं था, पर धनुषी तो धनुषी है, उसके जिंदगी में अपने ही रूल्स होते हैं। वही अन्नू जब अपना बैग पैक कर पीछे मुड़ी तो धनुषी को ना पाकर हैरान रह गई। वही धनुषी जब कॉलेज के मेन गेट के पास पहुंची तो आज अथर्व नहीं बल्कि बस ड्राइवर था। धनुषी कार में बैठते हुए बोली, अंकल आज अथर्व कहाँ है, वो मुझे लेने क्यों नहीं आया? वो प्रेसिडेंट की एक इम्पोर्टेंट मीटिंग थी, इसलिए वो अभी ऑफिस में है, ड्राइवर ने वैसे ही कार ड्राइव करते हुए कहा। उसकी बात सुन धनुषी को गुस्सा आ गया। थोड़ी देर बाद वो घर पहुंच गई। धनुषी गुस्से में अथर्व के कमरे में चली गई और अपना बैग बेड पर फेंक दिया। तभी एक मेड आई। मैम लंच लगा दूं? नहीं मुझे नहीं खाना, तुम जाओ यहाँ से, धनुषी ने गुस्से में कहा तो मेड डरकर वहां से भाग गई। करीब शाम के 6 बजे कार रुकने की आवाज़ आई। अथर्व अपने हाथ में अपना कोट पके कमरे के अंदर आया तो हैरान हो गया। धनुषी बेड पर आलती पालती मारे उसे ही अपनी डरवानी आंखों से घूर रही थी। तुम यहाँ क्या कर रही हो? अथर्व उसके पास जाते हुए बोला। धनुषी जल्दी बेड पर खड़ी हो गई और उसका कॉलर पकड़ते हुए बोली, बताओ कितने लड्डू है तुम्हारे पास? व्हाट? क्या कहा लड्डू? अथर्व ने चौंकते हुए कहा, पता नहीं अब इसके शरीर में किसका आत्मा घुस गया है। मैंने जो पूछा सच सच बताओ, कितने लड्डू है तुम्हारे पास और कितने नौके हैं? नौके? यू मीन शिप्स? मेरे पास तो बस 55 शिप्स है, अथर्व ने उसे देखते हुए कहा। उसकी बात सुन धनुषी की आंखें आंसुओं से डबडबा गई। उसने अथर्व का कॉलर छोड़ दिया और बेड पर बैठ गई। वो अपने घुटने को सीने से लगाकर रोने लगी। हाय मैं लूट गई, मैं बर्बाद हो गई, इस राक्षस के पास 55 नौके हैं। तुम रो क्यों रही हो? अथर्व ने नासमझी में पूछा। तुम चुप रहो, तुमने मुझे धोखा दिया है, तुम बिल्कुल उस राहुल के जैसे हो। फिर उसने जल्दी से अपने पर्स से गुलाब निकाला और कहा, देखो तुम्हारे वजह से ये गुलाब भी मुरझा गया, जैसे तुम्हारी बातें सुनकर मैं मुरझा गई हूँ। अरे कौन गुलाब, कौन राहुल, तुम क्या बोल रही हो? अथर्व ने परेशान होते हुए पूछा। मैं ये गुलाब तुम्हारे लिए लाई थी ताकि तुम घुटने के बल बैठकर मुझे प्रपोज करो। मैंने तुम्हारा काम भी आसान कर दिया था, खुद रोज लाए, पर तुमने मुझे धोखा दिया। तुम 55 नौके में सवार हो, इसका मतलब तुम्हारे दोनों हाथों को छोड़ तुम्हारे मुंह में भी लड्डू है और पता नहीं कहाँ कहाँ होंगे। डेविल, मैं आज ही ये घर छोड़कर जा रही हूँ। तुमने मेरी पूरी दुनिया ही उजाड़ दी, मेरे दिल के 1000 मिलियन टुकड़े कर दिए हैं। नहीं नहीं, 1000 मिलियन नहीं, बल्कि उससे भी कई ज्यादा, इन्फिनिट। ये बोल धनुषी अपने दिल की तरफ पॉइंट करने लगी। अथर्व ने धनुषी को अपनी गोद में उठाया और उसकी आंखों में देखते हुए सख्ती से पूछा, क्लियरली कहो, तुम आज कॉलेज मुझे पिक करने क्यों नहीं आए? धनुषी ने मुंह बनाते हुए पूछा। क्योंकि मेरी मीटिंग थी, अथर्व ने उसे समझाते हुए कहा। तुम्हारी मीटिंग थी किसके साथ? लड्डू के साथ? धनुषी ने उसे घूरते हुए पूछा। अब बेचारा अथर्व उसकी बात सुन इरिटेट हो रहा था। उसने धनुषी को बेड पर फेंक दिया और उसके ऊपर आ गया। देखो देखो, तुम मेरे साथ घरेलू हिंसा कर रहे हो। आज तुम सुबह मुझ पर चिल्लाए, आज कॉलेज पिक करने भी नहीं आए। इससे साफ पता चल रहा है कि तुम्हारा कहीं और अफेयर चल रहा था। तुम्हारे दोनों हाथों में लड्डू है, बिल्कुल उस राहुल की तरह, या फिर उससे कई ज्यादा। तुम्हें पता है उसने अपनी गर्लफ्रेंड रुचि को लिसा के साथ मिलकर चीट किया, उसके साथ अफेयर किया। रुचि ने दोनों को किश करते हुए देख लिया था और मुझे तो लगता है तुम अपनी गर्लफ्रेंड को जरूर किश नहीं कर पाए होगे, तो सुबह सारा फ्रस्ट्रेशन मेरे ऊपर निकाल दिया। बताओ कितनी गर्लफ्रेंड है तुम्हारी, कितने लड्डू है तुम्हारे हाथों में? वो राहुल को तो अपने दोनों हाथों में लड्डू चाहिए, उसे तो दो दो नौके में सवार होना है, एक लीसा और एक रुचि, और तुम्हारे पास तो 55 नौके हैं। तुमने मुझे बर्बाद कर दिया, डेविल, मेरे दिल के इन्फिनिट टुकड़े करके रख दिए हैं। धनुषी ने जब ये सब कहा तो अथर्व की एक भौहें तन गई। यू आर सच इडियट फूल, अथर्व ने उसके ऊपर से उठते हुए कहा और वहां से जाने लगा। तभी धनुषी ने गुस्से में बोला, वाह वाह, अब मैं इडियट भी बन गई, तुम होगे इडियट। ये बोल वो चिढ़ते हुए वहां से चली गई। वही अथर्व ने अपना सिर हिला दिया और वॉशरूम में फ्रेश होने चला गया। थोड़ी देर बाद वो एक ट्राउजर और टी शर्ट में बाहर आया। उसने देखा धनुषी अभी तक नहीं आई थी। वो सीधा उसके कमरे में चला गया जहां वो बेड पर लेटी हुई थी। क्या तुम्हें सोना नहीं है? अथर्व ने उसके पास आते हुए कहा। मैं सो ही रही हूँ, धनुषी ने मुंह फेरते हुए कहा। क्या यहाँ आई मीन तुम तो मेरे पास सोती थी ना? अथर्व ने हैरानी से पूछा। सोती थी, पर अब मैं यही सोऊंगी, तुम चले जाओ यहाँ से। ये बोल धनुषी ने अपने ऊपर पूरा ब्लैंकेट डाल लिया। अथर्व ने देखा तो वो भी अपने कमरे में चला गया। वो भी लाइट्स ऑफ कर बेड पर आंखें बंद करके लेट गया। करीब 1 घंटे बाद अथर्व के कमरे का दरवाजा धीरे से खुला और एक साया अंदर आया। वो साया धीरे धीरे अथर्व की बेड की तरफ बढ़ने लगा और उससे बगल में लेट गया। पर वो साया का इतना ही से मन नहीं भरा, वो सीधा अथर्व के ऊपर आ गया और उससे लिपट गया। वही अथर्व जो तब से आंखें बंद करके लेटा हुआ था, उसके चेहरे पर छोटी सी मुस्कान आ गई। तो तुम्हें अपने कमरे में नींद नहीं आई क्या? अथर्व ने धनुषी ने कमर में अपनी पकड़ कसते हुए कहा, जिससे वो हड़बड़ा गई। तथा तुम अभी तक नहीं सोए क्या? धनुषी ने हकलाते हुए पूछा। पहले तुम मेरे सवाल का जवाब दो, अथर्व ने उसके सिर को सहलाते हुए कहा। तो धनुषी मुंह बनाते हुए बोली।
वो मुझे लगा तुम अकेले डर जाओगे, इसलिए मैं तुम्हारे पास सोने आ गई। वैसे भी तुम्हें मेरे बिना नींद नहीं आती है ना, और हाँ, ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है, मेरा दिल बहुत बड़ा है, तुम्हें डरते हुए देखकर पिघल गया। अब तुम सो जाओ, मैं हूँ तुम्हारे साथ, तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये बोल वो उसके चेस्ट पर थपथपाने लगी। उसकी बात सुनकर अथर्व का मन कर रहा था अभी अपना सिर दीवार पर फोड़ ले। ये लड़की कभी नहीं सुधरने वाली। अथर्व ने उसे अचानक से अपने नीचे पलट दिया और उसकी आंखों में घूरते हुए बोला, सच सच बताओ क्यों आई हो यहाँ, अगर तुमने सच नहीं बताया तो मैं तुम्हें पनिश करूंगा। उसकी बात सुन धनुषी ने पाउट करते हुए कहा, आदत भी तो तुम ही ने लगाई है ना, अब मैं क्या करूं अगर मुझे तुम्हारे बिना नींद नहीं आती है। तो उसकी बात सुनकर अथर्व ने अपना सिर धनुषी के सीने में रख दिया और अपने हाथ से उसके कमर को होल्ड कर लिया। धनुषी उसके इस तरह करने से बेफिक्र रही, शायद अब उसे भी अथर्व को अपने पास रखना उसे अच्छा लगने लगा था। धनुषी ने अपना हाथ अथर्व के बाल में रख दिया और उसके बालों को सहलाने लगी। थोड़ी देर में अथर्व भी उसके इस तरह सहलाने से नींद की आगोश में चला गया। वही धनुषी ने भी अपना एक हाथ उसके सिर पर रख दिया और दूसरा हाथ उसके गर्दन में रखकर नींद की आगोश में चली गई। इस बार सब उल्टा था। इस बार धनुषी ने नहीं बल्कि अथर्व ने उसके सीने में अपना सिर रखा था, वो उसे होल्ड करके सो रहा था। सुबह 5 बजे जब अथर्व की नींद खुली तो उसे अपने नीचे एक बहुत ही सॉफ्ट सी चीज़ महसूस हुई। उसने अपना सिर ऊपर करके देखा तो ठीक उसके सामने धनुषी का फेस था, जो उसे अपने सीने से लगाए सो रही थी। उसके चेहरे पर एक सुकून के भाव आ गए। वो उससे थोड़ा दूर हुआ और उसके होठों पर किस करते हुए मॉर्निंग विश किया। फिर वो वॉशरूम में फ्रेश होने चला गया और फिर अपने जिम में चला गया। वहीं दूसरी तरफ धनुषी आराम से सो रही थी। 1 घंटे बाद अथर्व अपने कमरे में आया। इस वक्त वो पूरा का पूरा पसीने से लथपथ था, जैसे पसीने से ही नहाकर आया हो। हे गेट अप, अथर्व ने धनुषी को हिलाते हुए कहा तो वो उसका हाथ झटक कर करवट बदल कर सो गई। अथर्व ने उसे देखा, फिर टाइम देखा, अभी 6:30 बज रहे थे और धनुषी को 8 बजे अपने कॉलेज पहुंचना था। उसने धनुषी को धीरे से अपने गोद में उठाया तो ध्वनि उसके चेस्ट में सिर रखकर वापस सो गई। धनुषी की गर्म सांसें जब उसे महसूस हुई तो उसको थोड़ा अजीब लगा। धनुषी उठो, तुम्हें कॉलेज भी जाना है, अथर्व ने उसे अपने गोद में ही हिलाते हुए कहा। पर वो वैसे का वैसे ही सोए रही। इस बार अथर्व उसे वॉशरूम में ले गया और बाथटब में पटक दिया। बचाओ, बाढ़ आ गया, धनुषी बाथटब में छटपटाते हुए बोली। इस वक्त वो पूरी तरह से होश में आ चुकी थी। जब उसने अपने आसपास देखा तो खुद को बाथटब में पाया। फिर उसकी नज़र अथर्व पर गई, जो हाथ बांधे उसे ही घूर रहा था। डेविल, तुम यहाँ क्या कर रहे हो, जाओ अभी मुझे सोने दो, ये बोल वो वही बैठे बैठे झपकी लेने लगी। अथर्व ने जब उसकी ऐसी हरकत देखी तो लाचारी से अपना सिर हिला दिया। उसने अपने हाथ में शैम्पू लिया और उसके बालों में शैम्पू करने लगा। अथर्व ने उसे पूरी तरह नहला दिया और बाथरोब पहनाकर बाहर ले आया। डेविल, एक बात बोलूं, मुझे ना बहुत ज़्यादा ही नींद आ रही है, ऐसा लगता है कि किसी ने मुझे नींद की गोलियां खिला दी है, धनुषी ने अलसाई हुई आवाज़ में कहा। वही अथर्व उसकी बात सुन हैरान हो गया। धनुषी जैसे तैसे करके क्लोजेट में गई और एक फ्रॉक पहनकर बाहर आ गई। वो धीरे धीरे करके अपने बाल बनाने लगी। तब तक अथर्व भी ब्लैक टैक्सिडो पहने रेडी हो चुका था। उसके जेल से सेट किए हुए बाल, हाथों में ब्रांडेड वॉच। इस वक्त वो बहुत ज़्यादा हैंडसम लग रहा था। धनुषी की नज़र जब उस पर गई तो जैसे उसकी पूरी नींद उड़ गई। वाओ डेविल, यू आर लुकिंग सो हॉट, धनुषी ने चहकते हुए कहा और उस पर लटक गई। अथर्व ने उसे देखा, फिर उसे अपने साथ डाइनिंग टेबल पर ले गया। इसने धनुषी को ब्रेकफास्ट करवाया, फिर खुद ब्रेकफास्ट करके उसे लेकर कार में बैठ गया। धनुषी अपने फ़ोन में कुछ देख रही थी, तभी उसका कॉलेज आ गया। वो जल्दी से अथर्व के गाल पर किस करके उतर गई। वो जल्दी जल्दी कॉलेज चली गई। अथर्व तब तक उसे देखता रहा जब तक वो उसकी आंखों से ओझल नहीं हो गई। अभी इस लड़की को नींद आ रही थी और अब इसकी नींद उड़ भी गई, इसका तो कुछ समझ ही नहीं आता। धनुषी अपने क्लास में ही थी कि तभी एक लड़की वहां आई और मुस्कुराते हुए बोली, हेलो, तुम धनुषी हो ना, तुम्हें अन्नू ने बुलाया है, वो बाहर तुम्हारा इंतजार कर रही है। पर वो बाहर क्या कर रही है, धनुषी ने रानी से पूछा। मुझे नहीं पता, बट उसने कहा मैं तुम्हें बोल दूं। उसकी बात सुन धनुषी ने हाँ में सिर हिलाया और बाहर आ गई। वो बाहर देखने लगी पर उसे अन्नू कहीं नहीं दिखी। वो रोड पर आ गई और चारों तरफ उसे ढूंढने लगी। तभी एक स्कॉर्पियो तेजी से आया और धनुषी को अंदर खींच लिया। अम्मा अम्मा, छोड़ो छोड़ो मुझे, धनुषी ने अपना हाथ पैर चलाते हुए कहा तो एक आदमी ने उसके मुंह में क्लोरोफॉर्म रख दिया, जिससे उसके आंखों के सामने धुंधला छाने लगा और वो तुरंत बेहोश हो गई। बहुत हाथ पैर चलते हैं इस लड़की के, पर कुछ भी कहो हूर परी है बेचारी, इसकी यही खूबसूरती अब इसकी पूरी जिंदगी बर्बाद कर देगी। जब बॉस इसे देखेंगे तो जरूर पागल हो जाएंगे। ये बोल वो आदमी अजीब तरीके से मुस्कुरा दिया। तभी दूसरे आदमी ने कहा, सही कहा, ये अप्सराएं यहाँ नहीं शोभा देती, इनके लिए तो खास जगह होती है। फिर दोनों जोर जोर से हंसने लगे। थोड़ी देर बाद वो स्कॉर्पियो एक जगह आकर रुका। उन दोनों ने धनुषी को बाहर निकाला और एक कमरे में बंद कर दिया और बाहर से ताला लगा दिया। आधे घंटे बाद धनुषी को धीरे धीरे होश आने लगा। उसने 4-5 बार अपनी पलकें झपकाई और चारों तरफ देखा।
वो एक कमरे में थी। कमरे में बहुत सारे मेकअप के सामान थे। दीवार रंग बिरंगी लड़ियों से सजी हुई थी। कोने में एक बेड था जिसमें लाइट लगी हुई थी। ये मैं कहाँ आ गई? धनुषी ने अपना सिर पकड़ते हुए कहा और धीरे धीरे उठकर खड़ी हो गई। वो भागते हुए दरवाजे के पास पहुंची और जोर जोर से पीटते हुए बोली, खोलो खोलो इसे, मुझे जाने दो। तभी अचानक कमरे का दरवाजा खुला जिससे धनुषी 2 कदम पीछे चली गई। दरवाजे से एक आदमी अंदर आया। क्या हुआ जाने मन, काहे गला फाड़ रही हो? ये वही आदमी था जिसने धनुषी को किडनैप किया था। जाने दो मुझे प्लीज, मुझे यहाँ से जाने दो, ये बोल धनुषी जैसे ही वहां से भागी कि अचानक उस आदमी ने उसका हाथ पकड़ लिया और मरोड़ दिया। धनुषी दर्द से कराह उठी। उसने अचानक उस आदमी के पैरों के बीच वार किया जिससे वो दर्द से बिलख उठा। तभी उस आदमी का साथी अंदर आया। उसने जब अपने दोस्त को जमीन में पड़े देखा तो जल्दी से उसके पास जाकर उसे खड़ा किया। धनुषी वापस जैसी ही भागने को हुई, उस आदमी ने एक झटके में अपना हाथ उस पर उठा दिया, पर वो धनुषी को छू भी पाता कि उसके हाथों को किसी ने जोर से झटक दिया। उस आदमी ने सिर उठाकर देखा तो हैरान हो गया। राधा बाई आप? हाँ साले सांड कहीं के, काहे इस फूल जैसी बच्ची को मार रहे हो? काहे इस चांद जैसे मुखड़े पर निशान दे रहे हो? राधाबाई ने अपना मुंह में भरा पान चबाते हुए कहा। राधाबाई एक 50-55 साल की औरत थी। उसके बाल थोड़े थोड़े पके हुए थे। इस वक्त उसने एक बनारसी साड़ी पहन रखी थी। माथे में बड़ी सी बिंदी, आंखों में भर भर के काजल पूरे जेवर से लदी हुई। धनुषी ने जब राधाबाई को देखा तो उसके मन में थोड़ी सी आश जगी। उसने रोते हुए उससे कहा, आंटी प्लीज इन दोनों से कहिए ना, मुझे यहाँ से जाने दे, मेरा डेवल मुझे ढूंढ रहा होगा। ना ना बेटा रोते नहीं, तुम रोगी तो तुम्हारी खूबसूरती चली जाएगी। तुम्हें पता है, जो यहाँ एक बार आता है वो कभी दोबारा नहीं जाता। तुम तो हमारे सोने की अंडा देने वाली मुर्गी हो, तुम्हें ऐसे कैसे जाने दे दे? ये बोल वो धनुषी के आंसू पोंछने लगी। गोपी सुलेखा जल्दी आओ और इस लड़की को तैयार करो, राधाबाई ने चिल्लाकर कहा। 2 औरतें भागते हुए अंदर आ गई। धनुषी ने जब दोनों को देखा तो हैरान रह गई। उन दोनों ने नाचने वाली के कपड़े पहने हुए थे। इसे जल्दी से तैयार करो, राधाबाई ने कहा और वहां से चली गई और वो दोनों गुंडे भी वहां से चले गए। दीदी प्लीज मुझे जाने दीजिए, धनुषी ने रोते हुए कहा। उसके इस तरह रोने से दोनों को उस पर दया आ गई। मुझे माफ कर देना, पर तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। जो एक बार यहाँ आता है वो कभी दोबारा नहीं जा पाता, एक औरत ने कहा और धनुषी को बैठाकर तैयार करने लगी। धनुषी है, रानी से दोनों की बात सुन रही थी। तुम जानती हो ये कौन सी जगह है? उस औरत ने उसके कान में बाली पहनाते हुए पूछा। कौन सी जगह? धनुषी हकलाते हुए बोली, ये कामातीपुरा है। औरतों के लिए ये किसी नर्क से कम नहीं है। हजारों लड़कियां नाचती है यहाँ, हजारों मर्दों को खुश करती है, तब जाकर अपना पेट पालती है। ये कोठा है, यहाँ औरतों के जिस्म की नुमाइश होती है। यहाँ औरतों के जिस्म से खेला जाता है। यहाँ औरतों को बेचा जाता है। तुमने यहाँ आकर अपने जिंदगी की सबसे बड़ी भूल की है, उस औरत ने कहा तो धनुषी सुन पड़ गई। तभी दरवाजा खुला और एक औरत आते हुए बोली, जल्दी चलो, राधाबाई ने बुलाया है, हम आते हैं, उस औरत ने कहा और धनुषी को अपने साथ ले जाने लगी। धनुषी के शरीर में तो जैसे जान ही नहीं रह गई थी। वो बेसुध सी उन दोनों के साथ चली जा रही थी। हमें तो इन सब की आदत हो गई है, बेहतर होगा कि तुम भी इन सब की आदत डाल लो, उस औरत ने उदास होते हुए कहा। वही थोड़ी देर बाद धनुषी जब हॉल में आई तो वहां का नज़ारा देखकर हैरान रह गई। बहुत सारी औरतें वहां नाच रही थी और कुछ आदमी उन सब के जिस्म को गंदे तरीके से छू रहे थे तो कुछ शराब के नशे में धुत थे। ये सब देखकर धनुषी का दिल कांप गया। उसके आंखों से आंसुओं की बरसात होने लगी। तभी एक आदमी की नज़र धनुषी पर गई। इस वक्त धनुषी ने घुटनों तक कसकट और ऊपर ब्लाउज पहना हुआ था। वो आदमी ललचाई नज़रों से उसे देखने लगा। वो राधाबाई के पास आया और धनुषी की तरफ इशारा करते हुए बोला, ओए राधाबाई, इस हूर को इतने दिनों तक कहाँ छुपा रखा था? हम तो आज इसके साथ मजे करेंगे। अरे ये भी कोई पूछने की बात है, पैसा दो, ऐश करो, राधाबाई ने कहा तो उस आदमी ने एक नोटों की गड्डी उसे दे दी और धनुषी की तरफ कदम बढ़ा दिया। राधाबाई उस नोटों की गड्डी को अपने नाक के पास ले जाकर सूंघने लगी। वही धनुषी ने अपने हाथों से अपने चेस्ट को कवर कर लिया और रोते हुए बोली, प्लीज मुझे यहाँ से जाने दो। पर वो आदमी तो अपनी हवस भरी नज़रों से उसे देखने लगा। वो जैसे ही अपना हाथ धनुषी की तरफ बढ़ाया तो किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया। राधाबाई ने देखा तो हैरान हो गई। कौन है तू? मुझे ये लड़की खरीदनी है, बोलो कितने में बेचेगी? उस शख्स ने कहा और धनुषी को ऊपर से नीचे तक देखने लगा। उस शख्स की लंबी लंबी दाढ़ी थी। उसने इस वक्त धोती और कुर्ता पहना हुआ था। देख, इस लड़की के पूरे 50 लाख लगेंगे, राधाबाई ने अपने बुलंद आवाज में कहा तो सारे आदमियों की नज़र उस तरफ चली गई। जब सबकी नज़र धनुषी पर गई तो सबके चेहरे पर तिरछी मुस्कान आ गई। राधाबाई, मैं इस लड़की को 80 लाख में खरीदने के लिए तैयार हूँ, एक और आदमी आगे आते हुए बोला तो राधाबाई हैरान हो गई। राधाबाई के चेहरे पर एक जंग जीतने वाली मुस्कान आ गई। अब सब आदमी एक एक कर बोली लगाने लगे और हर बार रकम बढ़ते जा रही थी।
वाह बेटे, मेरी तो लॉटरी लग गई, तू तो बड़ी महंगी निकली रे, राधाबाई ने धनुषी के कान में फुसफुसाते हुए कहा तो उसके आंखों में आंसू आ गए। वो कोई सामान नहीं थी जो लोग उसकी कीमत लगा रहे थे। रकम बढ़ते बढ़ते 25 करोड़ तक बढ़ गया। धनुषी फुट फुट कर रोने लगी। तभी राधाबाई ने जोर से कहा, 25 करोड़, एक 25 करोड़, दो 25 करोड़ तक। वो जैसे ही तीन बोलने वाली थी कि एक जोरदार आवाज आई, 50 करोड़। राधाबाई के आंखों में लालच के भाव आ गए। 50 करोड़, एक 50 करोड़, दो 50 करोड़, तीन। धनुषी ने देखा वो शेख जिसने उसे खरीद लिया था वो उसे देखकर मुस्कुरा रहा था। उसकी हल्की हल्की दाढ़ी थी। धनुषी वही घुटने के बल गिर गई। उस शेख ने राधाबाई को 50 करोड़ का चेक दिया और कहा, अब ये लड़की मेरी। हाँ हाँ, क्यों नहीं ले जाइए, राधाबाई ने चेक को सूंघते हुए कहा तो वो शेख धनुषी के पास आ गया। धनुषी ने उस शेख के पैर पकड़ लिए और गिड़गिड़ाते हुए बोली, प्लीज मुझे जाने दो, मुझे मेरे डेवल के पास जाना है। तुम तो सबसे बड़े डेवल के पास ही आ रही हो, उस शेख ने कहा और जबरदस्ती धनुषी को अपनी गोद में लेकर चला गया। धनुषी हाथ पैर चलाने लगी, नहीं नहीं, मुझे मत ले जाओ, मैं तुमसे विनती करती हूँ। पर उस शेख ने कुछ नहीं सुना और अपने गाड़ी में बैठ गया। उसके बैठते ही ड्राइवर कार चलाने लगा। धनुषी उस शेख की बाहों में छटपटा रही थी पर वो शेख उसे छोड़ने को तैयार ही नहीं था। वो तो बस धनुषी के पहने हुए कपड़े को देख रहा था जिसमें उसके कब्ज साफ साफ दिख रहे थे। थोड़ी देर बाद कार एक घर के सामने रुका। उस शेख ने धनुषी को अपनी बाहों में उठाया और जल्दी से अपने कमरे में ले गया। उसने अपने पैरों से दरवाजा बंद किया और धनुषी के होठों पर टूट पड़ा। वो पागलों की तरह धनुषी के होठों को चूमे जा रहा था। धनुषी कसमसाने लगी। उसे इस वक्त अथर्व की बहुत याद आ रही थी। उसके आंखों में रह रहकर आंसू बह रहे थे। वो शेख अब धनुषी को बेड पर धक्का दिया और उसके गर्दन में किश करने लगा। धनुषी ने अब कोशिश करनी बंद कर दी। वो बेसुध सी बेड पर पड़ी रही और वो शेख कभी उसके होठों को तो कभी उसके गर्दन को किश कर रहा था। उसने एक झटके में धनुषी का कपड़ा फाड़ दिया। जब शेख ने धनुषी को देखा तो उसे ना जाने क्यों अपनी हरकत पर गुस्सा आ गया। वो उसके ऊपर से उठ गया और अपने कबर्ड से एक शर्ट निकालकर धनुषी को पहना दिया। धनुषी ने जब उसे देखा तो अपना सिर नीचे कर लिया। शेख उसके बगल में बैठ गया, फिर उसे खींचकर अपनी गोद में बैठा लिया। उसके इस हरकत से धनुषी की आंखों में आंसू आ गए क्योंकि वो अथर्व के अलावा किसी को अपने पास नहीं आने देती थी और आज वो किसी अनजान शख्स के गोद में थी। प्लीज मुझे यहाँ से जाने दो, मुझे मेरे डेवल के पास जाने दो, धनुषी ने उसके सामने गिड़गिड़ाते हुए कहा। जब शेख ने सुना तो उसे अपने सीने से लगाते हुए बोला, तुम किसकी बात कर रही हो? मैं मेरे अथर्व की बात कर रही हूँ, मुझे उसके पास जाना है, प्लीज मुझे उसके पास जाने दो। ये बोल जैसे ही धनुषी उससे दूर होने लगी उस शेख ने उसे कसकर पकड़ लिया और उसके बालों को चूमते हुए कहा, तुम अभी अपने अथर्व के ही पास हो। उसकी बात सुनकर धनुषी उसे हैरान भरी नजरों से देखने लगी तो अथर्व ने अपने नकली बियर्ड को अपने चेहरे से निकाला। धनुषी आंखें फाड़े उसे देखने लगी। तथा तुम्हारी आंखें, तुम्हारी आवाज़, धनुषी हकलाते हुए बोली, जिससे अथर्व ने अपने आंखों से वो ब्लैक लेंस हटा लिया। जब धनुषी ने उसकी आंखें देखी तो उसके चेहरे में चमक आ गई। वो अथर्व से लिपट गई और जोर जोर से रोने लगी। तुम कहाँ चले गए थे डेविल? तुम्हें पता है मैंने तुम्हें कितना मिस किया? अगर तुम नहीं आते तो मेरा क्या होता? शशश, मेरे होते हुए तुम्हें कुछ नहीं हो सकता, अथर्व ने कहा तो धनुषी का रोना धीरे धीरे कम होने लगा। उसने सिसकते हुए कहा, तो तुम मेरे साथ जबरदस्ती क्यों कर रहे थे? मुझे फोर्सफुली क्यों किस कर रहे थे? तुमने तो मेरे कपड़े भी फाड़ दिए। मैंने जब तुम्हें देखा तो मैं अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाया और सारा गुस्सा तुम पर उतर गया, अथर्व ने धीरे से कहा तो धनुषी हैरानी से बोली, गुस्सा पर क्यों? रियली धनुषी, तुम अभी भी मुझसे ये सवाल कर रही हो? सीरियसली मुझे तुमसे ऐसी लापरवाही की उम्मीद नहीं थी। तुम बिना जाने अपने कॉलेज से बाहर आ गई और तुम मुझे कह रही हो कि मैं गुस्सा क्यों हूँ? अथर्व ने गुस्से में अपनी पकड़ धनुषी के गर्दन और कमर पर कसते हुए कहा। धनुषी को दर्द तो हुआ पर अथर्व के पास होने की खुशी उसके दर्द से कई ज्यादा बड़ी थी, इसलिए उसने वो दर्द को नज़रअंदाज कर दिया और धीरे से अपने होंठ को उसके होठों पर रख दिया। अथर्व ने उसे देखा तो एक पल के लिए हैरान हो गया। धनुषी ने उसे एक नज़र देखा और उससे दूर हो गई। उसने अपना सिर उसके गर्दन में घुसा लिया और अपनी आंखें बंद कर लीं। आज वो सच में बहुत खुश थी कि वो अपने अथर्व के पास है। तभी धनुषी ने धीरे से कहा, तुम्हें पता है डेविल, वो आंटी है ना, क्या नाम था? हाँ राधाबाई, वो ना मुझे एक आदमी के पास भेज रही थी, उन्होंने मेरी नीलामी भी करवाई, वो बहुत गंदी है, साथ में उसके दो गुंडे भी। वो आंटी बोली, तुम बहुत महंगी हो, वो तो मुझे 25 करोड़ में बेच रही थी पर तुम आ गए, थैंक यू सो मच, वरना वो आदमी मेरे साथ। जस्ट शट अप, धनुषी बहुत बोल लिया तुमने, अगर अभी तुम चुप नहीं हुई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, इसलिए अपना मुंह बंद रखो, अथर्व ने अपनी मुट्ठी भींचते हुए कहा। उसकी नसें उभर गई थी। वो ऐसा कभी सपने में भी नहीं सोच सकता था। ये लड़की सिर्फ उसकी थी, उसके अलावा इसे कोई नहीं छू सकता था, वरना वो सब कुछ तबाह कर देगा। उसकी पकड़ धनुषी पर कस गई जैसे वो उसे छोड़कर चली जाएगी। डेविल, मुझे ना शावर लेना है, मैं अब ऐसे नहीं रह सकती, धनुषी ने कहा तो अथर्व ने उसे अपने गोद में उठा लिया। वो उसे सीधा वॉशरूम में लेकर गया और फ्रेश होने चला गया।
थोड़ी देर बाद दोनों बाहर निकले। इस वक्त अथर्व और धनुषी दोनों ने बाथरॉब पहना हुआ। डेविल, तुमने मुझे फिर से काटा, तुम नहीं सुधरोगे ना, धनुषी ने मुंह फुलाते हुए कहा। पर अथर्व ने कोई जवाब नहीं दिया और ड्रावर से क्रीम निकालकर उसके गर्दन में लगाने लगा। वैसे ये किसका घर है? धनुषी ने चारों तरफ देखते हुए पूछा। ये मेरा फार्म हाउस है, अब कोई सवाल नहीं, शांति से बैठी रहो, अथर्व ने सख्ती से कहा और क्रीम ड्रावर में रखकर अपना कबर्ड खोला। उसने एक टी शर्ट धनुषी को पकड़ा दिया और उसे पहनने का इशारा किया। धनुषी ने भी वो टी शर्ट पहन लिया। अथर्व भी क्लोस्ट में चेंज करने चला गया। थोड़ी देर बाद अथर्व बाहर आया तो देखा धनुषी बेड पर बैठी बैठी सो गई है। अथर्व ने उसे सही से लेटाया और बालकनी में चला गया। उसने एक सिगार जलाया और किसी को फ़ोन किया। हम बोलो, अथर्व ने अपने कठोर आवाज़ में कहा तो उधर से कुछ बोला गया जिसे सुनकर अथर्व के चेहरे पर एक ईवल स्माइल आ गई। उसने फ़ोन कट किया और अपने स्मोक करते हुए बोला, एज यू सो यू शैल रीप। फिर उसने सिगार को फेंक दिया और उसे अपने पैरों से मसलते हुए बोला, बहुत बड़ी गलती कर दी तुमने, बस तुम एक बार मुझे मिल जाओ, उसके बाद तुम्हारा क्या हाल होगा। यू हैव टू फेस द रियल अथर्व रस्तोगी विच इज़ नथिंग लेस देन अ डेथ। फिर अथर्व अपने कमरे में आ गया और धनुषी के बगल में लेट गया। उसने एक नज़र धनुषी को देखा, फिर उसे अपने ऊपर कर लिया और उसे पकड़कर सो गया। वहीं दूसरी तरफ एक कमरे में सिर्फ चीख की आवाज़ गूंज रही थी, एक दर्दनाक चीख की। रात के 12 बजे अथर्व की आंखें खुली। उसने एक नज़र धनुषी को देखा जो उससे एक खरगोश के बच्चे की तरह लिपट कर सो रही थी। अथर्व ने उसे एक नज़र देखा, फिर उसे अच्छे से लेटाकर वहां से चला गया। वहीं दूसरी तरफ एक अंधेरे कमरे में 2 आदमी और एक लड़की रस्सी से लटके हुए थे और उनके नीचे खौलता गर्म पानी था। उसके आसपास बहुत सारे बॉडीगार्ड थे। तभी उस कमरे का दरवाजा खुला और एक आदमी अंदर आया। इस वक्त वो किसी नर्क से आया हुआ देवता लग रहा था। उसके चेहरा डार्क हो रखा था। सबको ऐसा महसूस हुआ कि उस आदमी के आते ही कमरे का तापमान गिर चुका है। सबने अपनी नजरें नीचे झुका लीं। तभी वो आदमी सीधा एक चेयर खींचकर बैठ गया और पैर पर पैर चढ़ा लिया। उसने अपने गर्दन में हाथ फेरा और सिगार सुलगाकर पीने लगा। उसने अपने सामने खड़े असिस्टेंट को कुछ इशारा किया तो उसके असिस्टेंट और बॉडीगार्ड ने जल्दी से तीनों को खोलकर उस आदमी के पैर के सामने धक्का दे दिया और बोलना शुरू किया, बोलो किसके कहने पर तुमने माम को किडनैप किया था। उसकी बात सुन वो दोनों आदमी डर गए, साथ में वो लड़की भी। उस लड़की ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, मुझे कुछ नहीं पता। उसकी बात सुन अथर्व की भौहें तन गई। रियली मम्मा, मैं सच कह रही हूँ, उस लड़की ने हकलाते हुए कहा तो अथर्व के चेहरे पर एक गहरी मुस्कान तैर गई। उसने अपने हाथ में पड़ा हुआ सिगार रॉबन को दे दिया तो रॉबन ने जल्दी से उस सिगार को उस लड़की के हाथों में रख दिया। वो लड़की जलन से तड़प उठी। ऊप्स, ज्यादा जल गया क्या? अथर्व ने मासूम सी शकल बनाते हुए कहा। उस लड़की की आंखों से आंसू बहने लगे तो अथर्व उसके आंसू को देखकर चिढ़ गया। उसे जरा भी पसंद नहीं था कि कोई उसके सामने अपने घड़ियाली आंसू बहाए। शूट है, ये हमारे किसी काम की नहीं, अथर्व ने कहा तो बॉडीगार्ड ने गुन उस लड़की की तरफ पॉइंट कर दिया। नहीं नहीं नहीं, प्लीज मुझे मत मारो, उस लड़की ने जोर जोर से रोते हुए कहा। व्हाट आर यू सेइंग? मैं कहा तुम्हें मार रहा हूं। अथर्व रस्तोगी कभी औरतों पर हाथ नहीं उठाता, अथर्व ने वापस अपना सिगार अपने होठों से लगाते हुए कहा। उसकी बात सुन वो लड़की हैरानी से उसे देखने लगी। ये आदमी सच में एक नंबर का संकी इंसान था। वो कुछ बोलती कि बॉडीगार्ड ने सारी की सारी गोलियां उसके भेजे में डाल दी। अथर्व ने अपनी आंखों को बंद कर लिया और अपना हाथ चेयर पर फैलाकर अपना सिर पीछे टिका दिया। उसके चेहरे पर इस वक्त एक गहरी मुस्कान थी। उसने एक ईवल स्माइल करते हुए कहा, अथर्व रस्तोगी औरतों पर हाथ नहीं उठाता। उसके बोलने पर रॉबन ने मन में कहा, हाँ हाँ प्रेसिडेंट, औरतों पे हाथ कहाँ उठाते हैं, वो तो हाथ उठवाते हैं। जैसी उस शिला को धरती से ही उठवा दिया। अथर्व ने अपनी आंखें खोली और एक गहरी सांस लेते हुए वो दोनों आदमियों को देखा जो डर के मारे कांप रहे थे। उनके माथे से पसीने की बूंदें टपक रही थी। अथर्व की आंखें उन्हें देख लाल हो गई। उसने चिल्लाते हुए कहा, बोलो किसके कहने पर तुमने ये सब किया? ररारा वो कुछ बोलता कि वो बेहोश हो गया। उसको देख अथर्व अपना सिर मसलने लगा। वही उसने जब दूसरे आदमी की तरफ देखा तो उसने घबराते हुए अपनी पैंट ही गीली कर दी। उसे देख रॉबन और बाकी बॉडीगार्ड ज्यादा हैरान नहीं हुए क्योंकि ये पहला शख्स नहीं था जिसने अथर्व को देखकर अपनी पैंट गीली की थी। ऐसे कई नमूनों से उनका पाला पड़ा हुआ था। अथर्व अपने चेयर से उठा और टेबल में पड़ा बॉटल उठाकर दोनों आदमियों पर पलट दिया। उसके ऐसा करने से उन दोनों का शरीर प्लास्टिक की तरह गलने लगा। पूरी चीख उस कमरे में गूंज गई पर अथर्व के चेहरे पर सुकून के भाव थे। उसने वापस एक बॉटल उठाया और उन पार डाल दिया। इस पार ये शराब की बॉटल थी। अथर्व ने लाइटर निकाला और जलाकर उन पर फेंक दिया। वो आदमी पागलों के जैसा चिल्लाने लगा। वो दोनों को ऐसा लग रहा था कि किसी ने उन्हें लावा में फेंक दिया है। थोड़ी देर में ही वहां शांति पसर गई। क्लीन दिस मेस, अथर्व ने कहा और वहां से चला गया। उसके जाते ही एक बॉडीगार्ड ने कहा, प्रेसिडेंट ने उन दोनों खोलते पानी में डालना कैंसिल क्यों कर दिया? उन्होंने पूरा एसिड ही उन दोनों पर डाल दिया।
तुमने पढ़ा नहीं क्या डोंट वेस्ट वाटर प्रेसिडेंट कितने अच्छे हैं, पेट्रोल की जगह शराब यूज़ किया, वैसे भी पेट्रोल कितना महंगा है, बगल में खड़े दूसरे बॉडीगार्ड ने कहा। रॉबिन उन दोनों की बात सुनकर हंसते हुए बोला, ओह सीरियसली, प्रेसिडेंट के डिक्शनरी में महंगा शब्द है ही नहीं। उसकी बात पर सबने सहमत होते हुए हाँ में सिर हिला दिया। वही अथर्व की कार 2 बजे फार्म हाउस में रुकी। वो अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। उसने जैसे ही डोर ओपन किया तो हैरान हो गया क्योंकि कमरे में पूरा अंधेरा था और धनुषी बेड पर नहीं थी, बालकनी से बस हल्की चांद की रोशनी आ रही थी। तभी अथर्व के कान में किसी के रोने की आवाज़ गई। उसने जल्दी से लाइट्स ऑन किया और कमरे के चारों तरफ देखने लगा। तभी उसकी नज़र सोफे में गई क्योंकि सोफे के पीछे से धनुषी का हल्का हल्का पैर दिख रहा था। उसने अपने कदम धनुषी की तरफ बढ़ा दिए। उसने जब सोफे के पीछे देखा तो हैरान हो गया। धनुषी वही सिर झुकाए रो रही थी और उसने अपने पैरों को अपने सीने से लगा रखा था। तुम रो क्यों रही हो? अथर्व ने अपने घुटनों के बल उसके सामने बैठते हुए कहा। धनुषी ने जब अथर्व की आवाज़ सुनी तो उसने अपने सिर को बाहर निकाला। उसकी नज़रें जब अथर्व की नज़रों से मिली तो वो उससे जोर से लिपट गई। उसने उसके सीने में अपने मुक्के बरसाते हुए कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे छोड़कर जाने की? मैं तुमसे कभी बात नहीं करूंगी। अगर वो दोनों फिर मुझे ले जाते तो। धनुषी ये सब सुबकते हुए बोल रही थी। रोने की वजह से उसका पूरा चेहरा और नाक लाल हो गया था। किसी की इतनी हिम्मत नहीं कि कोई मुझे तुमसे दूर कर दे। अब शांत हो जाओ, अथर्व ने कहा और उसे अपने गोद में उठा लिया। धनुषी ने अपना सिर उसके सीने में छुपा लिया और अपना हाथ उसके गर्दन में लपेटते हुए धीरे से बोली, डेविल आई लव यू। उसको बात सुन अथर्व के कदम रुक गए। वो हैरानी से उसे देखने लगा। धनुषी ने जब उसे देखा तो उसके होठों पर किश करते हुए बोली, ऐसे क्या देख रहे हो? मैं तुमसे सच में बहुत प्यार करती हूँ, इसलिए मुझे लगता है अब हमें जल्द ही शादी करके बच्चे कर लेने चाहिए। और देखो, तुम मुझे रिजेक्ट नहीं कर सकते, तुम्हारे पास मेरे अलावा कोई ऑप्शन भी नहीं है। आखिर तुम जैसी डेविल से कौन ही लड़की शादी करेगी? पर मैं तुम पर मेहरबान हूँ, इसलिए तुम्हें ये ऑफर दे रही हूँ। और हाँ, थैंक्स कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। आई एम अ काइंड हार्टेड गर्ल। अथर्व उसकी बात सुन उसे अजीब तरीके से घूरने लगा। क्या ये लड़की कभी एक नॉर्मल लड़की की तरह बिहेव नहीं कर सकती, या इसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है? देखो, अभी ना तुम्हारे दिमाग का स्क्रू कहीं खो गया है। तुम एक काम करो, जाकर आराम करो। ठीक है, ये बोल अथर्व ने धनुषी को खुद से दूर किया और जल्दी से कमरे से बाहर निकल गया। ये लड़की सच में पागल है। रुको, डेविल रुको। अगर तुमने मुझसे शादी नहीं किया तो मैं तुमसे ज़बरदस्ती शादी कर लूँगी, पर तुम्हें कभी पत्नी का सुख नहीं दूंगी। तुमसे शादी करके तुम्हें तुम्हारे कमरे से धक्के मारकर बाहर निकाल दूंगी, इनफैक्ट घर से ही बाहर निकाल दूंगी। धनुषी चिल्ला चिल्ला कर बोल रही थी। उसने जब देखा कि अथर्व बाहर चला गया है तो अपने पैर पटकते हुए बोली, बहुत ज़्यादा भाव खाता है ये इंसान, इसे तो मैं छोड़ूंगी नहीं। आखिर मुझे में कमी ही क्या है? सुंदर हूँ, सुशील हूँ, संस्कारी हूँ, ज़्यादा बोलती भी नहीं, सबकी बात भी मानती हूँ, खाना बनाना भी आता है। फिर ये मुझसे शादी करने के लिए मना क्यों कर रहा है? हे भगवान, आखिर ये दिन दिखाने से पहले मुझे ऊपर क्यों नहीं उठा लिया? इसने मुझे रिजेक्ट करके मेरा दिल को इन्फिनिट पीसेस में तोड़ दिया। तभी अचानक कुछ सोच वो चहक उठी। उसने अपना बाल झटकते हुए कहा, अब देखते जाओ मैं क्या करती हूँ। तुम खुद मेरे सामने गिड़गिड़ाओगे कि प्लीज़ धनुषी, माई स्वीट हार्ट, माई बेबी, मुझसे शादी कर लो, पर उस टाइम मैं तुम्हें रिजेक्ट करूंगी। ये सब बोल उसके चेहरे पर एक तिरछी मुस्कान आ गई। उसने जल्दी से अथर्व का लैपटॉप उठा लिया जो टेबल में चार्जिंग पर लगा हुआ था। वो जल्दी से कूदकर बेड पर आलती पालती मारकर बैठ गई और अपना हाथ आपस में रगड़ते हुए बोली, जस्ट वेट एंड वॉच, यू घमंडी डेविल। उसने जल्दी से लैपटॉप ऑन किया और कुछ करने लगी। इस वक्त उसके चेहरे पर एक जंग जीतने वाली मुस्कान थी जो जाने का नाम ही नहीं ले रही थी। तभी अथर्व कमरे में आया। इस वक्त उसके हाथों में ट्रे था जिसमें सूप, जूस और कुछ हेल्दी फूड थे। ये लो, खा लो, अथर्व ने उसके पास आते हुए कहा। धनुषी ने उसे एक नज़र देखा, फिर उसके हाथ में पके ट्रे को, ठीक है, टेबल पर रख दो, मैं खुद खा लूंगी। धनुषी ने अपनी नज़र लैपटॉप पर गड़ाते हुए कहा। आयुष्यो, तुम खुद खा लोगी? अथर्व ने लैपटॉप को देखते हुए कहा जिसमें धनुषी कुछ टाइपिंग कर रही थी। हाँ हाँ, खा लूंगी। अब तो मुझे डायरेक्ट मेरा पति ही अपने हाथों से खिलाएगा। मैं गैर मर्दों के हाथों से नहीं खाती, मैं पतिव्रता पत्नी हूँ। अब जाओ, ये बोल धनुषी फिर कुछ करने लगी। अथर्व ने उसे अपनी धधकती आंखों से घूरा और उसके पास आ गया। उसने उसके हाथों से लैपटॉप छीन कर देखा तो आंखें फाड़े लैपटॉप की स्क्रीन पर देखने लगा। ये सब क्या है? अथर्व ने गुस्से में चिल्ला कर कहा। ओहो, चिल्ला क्यों रहे हो? चिल करो, बिल्कुल मेरे जैसा, और बताओ अपनी कौन सी पिक डालूं, ये वाला या फिर ये वाला? वो एक्चुअली मुझे ना कुछ समझ नहीं आ रहा। ये बोल धनुषी अथर्व को लैपटॉप पर अपनी तरह तरह की पिक्स दिखाने लगी जिसमें वो कहीं हॉट, कहीं क्यूट तो कहीं सेक्सी लग रही थी। अथर्व उसे अपनी जलती निगाहों से घूरने लगा और लैपटॉप को सीधा दीवार पर दे मारा जिससे लैपटॉप का कचुंबर निकल गया।
धनुषी ने जल्दी से अपनी आंखों को ढक लिया, फिर जल्दी से ब्लैंकेट में घुसकर अपने कानों को पिल्लों से ढक लिया। वो इस वक्त अथर्व को देखकर सच में डर गई थी। उसने धीरे से ब्लैंकेट हटाकर देखा तो अथर्व उसे कहीं नहीं दिखा। जल्दी से उठी और भागने में ही अपनी भलाई समझी। निकल ले धनुषी, वरना वो शैतान तुझे कच्चा गटक जाएगा। ये बोल वो जैसे ही उठने लगी, उसके कानों में एक डरावनी आवाज आई, वो तो अभी भी होगा। उसने जल्दी से पीछे पलटकर देखा तो ठीक अथर्व उसके चेहरे के सामने था, जिससे उसकी चीख निकल गई। द डेविल, माँ मुझे माफ कर दो, मैं बस ऐसे ही मजाक कर रही थी, धनुषी ने अपना थूक गटकते हुए कहा। माफी नहीं, सजा के लिए तैयार रहो। ये बोल अथर्व ने उसे अपनी गोद में उठा लिया तो धनुषी छटपटाने लगी। डेविल, मैं ऐसा आगे से कुछ नहीं करूंगी, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते, धनुषी ने उसके सीने में मारते हुए कहा। पर अथर्व ने उसे और कसकर पकड़ लिया। धनुषी अभी भी लगातार हाथ पैर चला रही थी। अथर्व ने उसे रेलिंग से लटका दिया, जिससे धनुषी के चेहरे से पसीने की बूंदें उभर आई। नहीं, प्लीज, मैं कुंवारी नहीं मरना चाहती, तुम ऐसा नहीं कर सकते, वरना मेरी आत्मा तुम्हें कभी नहीं बख्शेगी। नहीं, आगे से तुम ऐसा करने से पहले 100 बार सोचोगी। बहुत छूट दे दी मैंने तुम्हें, पर अब तुम्हें सबक भी मैं ही सिखाऊंगा, अथर्व ने कहा और उस पर से अपनी पकड़ लूज करने लगा। धनुषी ने जब देखा तो अथर्व के गले में बाहें डाल लिया और अपना चेहरा उसके गर्दन में घुसा दिया। नहीं नहीं नहीं, मैं कसम खाती हूँ, कभी भी ऐसा नहीं करूंगी, प्लीज मुझे मत गिराओ, ये बोल वो रोने लगी। सच कह रही हो ना तुम, अथर्व ने कहा तो धनुषी ने जल्दी से हाँ में सिर हिलाया और उसके होठों पर अपने होंठ रख जल्दी जल्दी उसे किश करने लगी ताकि अथर्व उसे छोड़ दे। पर उसके ऐसे किश करने से अथर्व का ध्यान सच में टूट गया और धनुषी उसके हाथों से छूट गई। डेविल, धनुषी चीखने लगी, पर वो सीधा रेलिंग से नीचे गिर गई। अथर्व जब होश में आया तो उसकी आंखें बड़ी हो गई। धनुषी सीधा रेलिंग से नीचे गिर गई। अथर्व ने नीचे देखा तो उसके चेहरे पर एक ईविल स्माइल आ गई। आयु औक, अथर्व ने नीचे देखते हुए कहा। धनुषी ने उसकी बात सुनी तो गुस्से से बौखलाते हुए बोली, तुम नीचे आओ, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। उसकी बात सुन अथर्व जल्दी से नीचे आ गया। वो बाहर गार्डन में चला गया। उसकी नज़र धनुषी पर गई जो ट्रैम्पोलिन में बेढंग तरीके से पड़ी हुई थी। अथर्व जल्दी से उसके पास आया और अपनी गोद में उठाते हुए बोला, और करोगी शादी? कॉम में अपना नाम रजिस्टर? तुम्हें बड़ा शौक है ना लड़के देखने का? अब दिन में तारे देखकर कैसा लग रहा है? धनुषी ने चिढ़ते हुए कहा, तुम चुप रहो डेविल, अगर मैं मर जाती तो। उसकी बात सुन अथर्व की आंखें कठोर हो गई और अचानक वहां का तापमान गिर गया। अथर्व ने उसे ट्रैम्पोलिन में बिठाया और उसके दोनों तरफ हाथ रख दिया, फिर उस पर झुकते हुए बोला, मेरे रहते तुम्हें कुछ नहीं होगा, इसलिए अपने मुंह से खुद के लिए कभी ऐसा शब्द मत बोलना। उसने ये सब इतनी सर्द आवाज में कहा था कि धनुषी ने जल्दी जल्दी हाँ में सिर हिलाया और अपना दोनों हाथ ऊपर कर दिया। अथर्व ने एक गहरी सांस ली और उसे अपने गोद में उठा लिया, जिससे ध्वनि ने अपने पैर उसके कमर में लपेट लिए और अपना सिर उसके कंधे में टिका दिया। अथर्व ने अंदर जाते हुए कहा, मुझे एक बात बताओ, जब तुम्हारे खुद के पैर है तो फिर तुम बार बार मेरे गोद में क्यों आती हो? उसकी बात सुन धनुषी जोर जोर से हंसने लगी। वाई आर यू लाफिंग? अथर्व ने हैरानी से पूछा। धनुषी ने अपनी हंसी रोकते हुए कहा, अच्छा एक बात बताओ, अगर तुम्हारे पास एक बैलगाड़ी है तो तुम उस पर बैठना पसंद करोगे या फिर खुद पैदल जाना चाहोगे? ये कैसा सवाल है? अथर्व ने हैरानी से पूछा। मतलब ये, जब मेरे पास खुद फ्री फोकट का एक बैलगाड़ी है तो मैं खुद चलकर अपने पैरों को क्यों कष्ट दूं? उसके बाद धनुषी उसके सीने से लग बहुत मासूमियत से बोली, तुम्हें पता है मेरे पैर बहुत नाजुक है, अगर वो टूट गए तो, इसलिए मुझे ज्यादा चलना पसंद नहीं है। उसकी बात सुन अथर्व उसे गुस्से से घूरने लगा, जिससे धनुषी जो लगातार बोलती जा रही थी उसकी बोलती बंद हो गई। वो हकलाते हुए बोली, वो मैं तुम, मेरा मतलब हम। उई माँ, मेरी कमर। धनुषी जमीन में पड़ी दर्द से कराहने लगी। अथर्व अपना हाथ झाड़ते हुए गुस्से में दांत पीसते हुए बोला, अगर तुम्हारी जगह कोई और होता ना तो अब तक वो इस दुनिया से अलविदा कह चुका होता, उसकी तो मैं जुबान ही कटवा देता। शुक्र मनाओ कि जो अथर्व तुम्हारे साथ रहता है वो दुनिया के सामने वाले अथर्व से बहुत अलग है, और कोशिश करना कि तुम्हारा उससे कभी दर्शन ना हो जाए, वरना बर्दाश्त नहीं कर पाओगी। ये बोल अथर्व वहां से जाने लगा तो धनुषी दर्द से कराहते हुए बोली, मेरी मदद तो करो। अरे मैं तो बस मजाक कर रही थी, मैंने तुम्हें कहा तो था, मुझे तुम्हारी बाहों में सुकून मिलता है, रिलैक्स फील होता है, आई लव यू, और अगर मैं अपने वुड बी हस्बैंड के बाहों में रहूं भी या फिर उसके साथ रोमांस करूं तो तुम्हें कोई मतलब नहीं होना चाहिए। उसकी बात सुन अथर्व के कदम रुक गए और उसकी एक भौहें तन गई। ओह, तो तुम्हें रोमांस भी करना है, नॉट बैड, काफी फास्ट हो तुम,
ये बोल अथर्व के चेहरे पर एक तिरछी स्माइल आ गई। धनुषी को जब खुद की कही बातों का अंदाजा हुआ तो उसने अपना सिर झुका लिया और रोंदी सूरत बनाते हुए बोली, वाह धनुषी, ये तो तूने बैल मुझे मार वाला काम किया है। अब जल्दी निकल ले, वरना कहीं ये सच में मेरी बातों को सीरियस ना ले ले। ये सब बोल धनुषी जैसे ही उठने लगी कि उसे लगा वो हवा में उड़ रही है। उसने जब सामने देखा तो उसकी सांसें ही अटक गई। ड डेविल, तुम तो सीरियस ही हो गए। आई एम जस्ट किडिंग। ये बोल उसने अपना हाथ पैर चलाना शुरू कर दिया। नो बेबी डॉल, आई एम सीरियस। मैं तुम्हारी ये इच्छा जरूर पूरी करूंगा, तुम फिक्र मत करो। ये बोल अथर्व उसे अपने कमरे की तरफ ले जाने लगा तो धनुषी सकपका गई और अपना हाथ पैर चलाते हुए बोली, छोड़ो मुझे, मैं शादी के बाद वो सब गंदे काम करूंगी, तब तक तुम मुझे छू भी नहीं सकते। अथर्व ने उसे अपने बेड पर लेटाया और उसके ऊपर झुकने लगा। धनुषी ने जल्दी से अपने आंखों को कसकर बंद कर लिया। लगभग 2 मिनट बाद जब उसे एहसास हुआ कि कुछ नहीं हो रहा तो उसने अपनी एक आंख खोलकर देखा। सामने किसी को ना देख वो हैरान हो गई। उसने बगल में देखा तो अथर्व उसे ही एकटक देख रहा था। धनुषी के गाल टमाटर जैसे लाल हो गए। अथर्व ने जब उसके लाल गाल देखे तो उसे अपने बाहों में खींच लिया और उसके बालों को सहलाते हुए कहा, बोलो, कैसी वेडिंग चाहती हो तुम? कैसी भी। तभी अचानक उसकी आवाज़ उसके मुंह में ही रह गई। उसने अपनी बड़ी बड़ी आंखों से अथर्व को देखा जो उसे ही देख रहा था। ओ डेविल, क्या तुम सच बोल रहे हो? धनुषी ने उसके ऊपर आते हुए कहा। उसने अपने चीन अथर्व के सीने में टिका दिया और उसकी आंखों में देखते हुए बोली, मुझे सिंड्रेला के जैसी वेडिंग करना है। मैं ब्लू गाउन में और तुम व्हाइट सूट में, पर तुम ना ब्लैक सूट पहनना, तुम उसमें बहुत ज़्यादा हैंडसम लगते हो। चारों तरफ बहुत सुंदर डेकोरेशन, बिल्कुल एक हेवन की तरह। मैं चाहती हूँ वहाँ बहुत सारी फेरीज हो जो मेरा वेलकम करे, लेकिन एक सबसे बड़ी बात। वॉट? अथर्व ने बीच में कहा। वो ये कि मुझे ज़मीन में शादी नहीं करनी, धनुषी ने पाउट करते हुए कहा। अथर्व उसे छोटी आंखें करके घूरने लगा। ये लड़की और उसकी ड्रीम वेडिंग सच में अनोखे है।